नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। एनकरेज योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ। नेवर डाउट हु यू आर। तो कभी भी अपने ऊपर शक नहीं करना है, अपनी काबिलियत को किसी भी नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ओके, तो अपने आप को हौसला देना है, आगे बढ़ाना है, अपने आप में विश्वास रखना है और प्रेम करना है अपने आप से कि आप जो कह रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है। ओके, तो अक्सर जब कोई नया आइडिया लेकर आता है ना, तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। ओके, तो उसको उसकी निंदा की जाती है कि मतलब ये नई आप जो है आइडिया लेकर आए हो तो ये गलत है। ओके, तो आपके ऊपर लोग हंसते हैं। ओके, लेकिन समय के हिसाब से जब आप उसी आइडिया के ऊपर काम करते हो, आगे बढ़ते हो, साबित करते हो, फिर उन लोगों के मुंह खुद ही बंद हो जाते हैं। ओके, तो शुरुआत में जिस इंसान ने ये बोला था कि धरती गोल है, ठीक है, तो उस इंसान को दंड दिया गया उस समय के जो राजे थे, उनके द्वारा कि नहीं, आप गलत हो, धरती फ्लैट है। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो एक नया इंसान नया माइंड के साथ कोई नई अप्रोच लगाकर दुनिया के सामने रखता है तो लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो क्या था। तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लें, थॉमस एडिसन की बात कर लें। ओके, तो थॉमस एडिसन तो ऐसे व्यक्ति थे कि बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनको पढ़ना आता ही नहीं था। ओके, तो उनकी मदर को एक बार बुलाया गया, और बुलाया गया तो एक छोटी सी पर्ची में ना उनके टीचर्स ने कुछ लिख कर दे दिया। ओके, तो उस पर्ची में जो लिखा था तो उसको पढ़ा। जो थॉमस एडिसन थे, उसकी जो मदर थी, उन्होंने तो फिर उस पर्ची को अपने पास रख लिया। ओके, तो कभी नहीं बताया कि उसमें क्या लिखा था। और उसको थॉमस एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया कि ये पढ़ने में लायक नहीं है। वो पर्ची हाथ में थमा दी गई माँ के, वो चलेगी वो। ओके, तो वो पर्ची के बारे में उसमें क्या लिखा था कुछ भी कभी नहीं बताया। तो यहाँ पर धीरे धीरे घर में ही उसको शिक्षा दी, आगे बढ़ा। तो उसकी अपनी रिसर्च थी। जो आप इलेक्ट्रिक बल्ब आज की डेट में देखते हो जो ग्लो कर रहे हैं, तो थॉमस एडिसन की ही देन है, उसी के अपने एक्सपेरिमेंट्स थे। ओके, एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, फिर भी लगा रहा, अपने आप को साबित किया। तो एक दिन ऐसे ही वो जो पर्ची थी ना, जब उनकी माँ गुजर गई तो उनके हाथ में लगी वो पर्ची। तो वो पर्ची में सिंपल साफ शब्दों में यही लिखा हुआ था कि आपका बच्चा पढ़ने में लायक नहीं है, तो हम इसको फर्दर जो है और कंटिन्यू नहीं करवा सकते, बहुत ही नालायक है, तो इसको आप अपने पास ही रखिए। ओके, तो ये बात कभी भी उसकी मदर ने अपने बच्चे को नहीं बताई, क्योंकि उसको पता था कि उसके बच्चे के अंदर अलग क्वालिटी है, दुनिया उसको नहीं समझ पा रही है। ओके, तो उसने माँ ने ही उसको इनकरेज किया, आगे बढ़ाया और वो कामयाब हुआ आगे जाकर। तो ये चीज़ है, अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। तो ये है सैटरडे का जो फ्रंट पेज है इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। तो इसमें एक बात ध्यान रखें, 18 तारीख का जो कल का न्यूज़पेपर एनालिसिस था उसको भी इसी में मैं कवर करके चल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 18 तारीख के न्यूज़पेपर के, तो उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ इसमें। ओके, ध्यान रखें। तो इसके अलावा ये एडिटोरियल वाला पेज है। ओके, तो यहाँ पर 5 एडिटोरियल्स हैं। ओके, तो ये महंगाई के बारे में है, तो इसके बारे महंगाई के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, काफ़ी एडिटोरियल्स। और ये इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस के बारे में सब्सिडी देने की बात कर रहे हैं, तो इसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर भी। और इसके अलावा जो हमारा डिफेंस सेक्टर है, ओके, तो उसको किस तरीके से स्मार्टली जो है ना उसका इंडिजनाइजेशन करें, मतलब कि भारत में वो चीज़ें बने डिफेंस सेक्टर के लिए, और हम अपनी आर्म फोर्सेस को प्रोवाइड करें उसको, उसकी यहाँ पर स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं। और ये वाला एडिटोरियल में जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज, उसके बारे में जिक्र किया गया कि भारत में है शॉर्टेज है अभी। कोविड 19 की जो पैंडेमिक के चलते भी काफ़ी चीज़ें सामने आई हैं कि क्या सिचुएशन है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की भारत में। ओके, तो ये ओवरऑल पूरा सिनेरियो यहाँ पर पूरे न्यूज़पेपर में डिस्कस किया गया है। और इस वाले एडिटोरियल में यहाँ पर यूएपीए के बारे में बताया गया है। ओके, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये बनाया गया था 1967 में, पहली बार पास किया गया था हमारी पार्लियामेंट में। और 2019 में भी कुछ अमेंडमेंट्स इसमें की गई। तो यूएपीए जो है ना वो एक्ट इस तरीके से बनाया गया है कि जो टेररिस्ट एसोसिएशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, मतलब कोई एसोसिएशन अगर ऐसी एक्टिविटी कर दी जो अनलॉफुल है ओके हमारे देश में, तो उसको हम जो है उस एसोसिएशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकते हैं। ओके, तो अभी 2019 में जो अमेंडमेंट की गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो उसमें ये भी कर दिया गया कि इंडिविजुअल जो है, ओके, तो अगर वो भी कोई ऐसी अनलॉफुल एक्टिविटी करता है तो उसको भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है यूएपीए के तहत। तो अभी कुछ पर्सन है जिनको हाल ही में बेल मिली है। ओके,
तो जो मतलब जो दिल्ली दंगे हुए थे 2020 में, शुरुआती दिनों में जो हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोग थे जिनको जेल में डाला हुआ था यूएपीए लगाकर। तो अभी उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा सरकारों के द्वारा यूएपीए का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर इसका इस्तेमाल करती है यूएपीए का। ओके, तो ये ओवरऑल इसका सिनेरियो यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेक्चर शुरुआत करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा। और पीडीएफ जो है वो भी डेली बेसिस पे अवेलेबल होता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। और चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स के साथ। थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं मैं, सबसे पहले कोड डिस्कस होता है और फिर प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स। ओके, तो इसके अलावा एडिटोरियल डिस्कशन फिर होता है, फिर लास्ट में होता है कि इकोनॉमिक कंसेप्ट। ओके, तो प्रीलिम्स फोकस फैक्ट्स में जो आप करंट अफेयर्स की न्यूज़ पढ़ते हो तो वही यहाँ पर सेम चीज़ है। ओके, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पर कर रहे हैं वो है एमपीसी जो बात कह रही है अपनी। एमपीसी क्या है? एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कुल मिलाकर 6 मेंबर होते हैं। ओके, तो अभी वो कह रहे हैं कि मॉनेटरी यहाँ पर मेजर भी चाहिए और फिजिकल मेजर भी चाहिए अगर इकोनॉमी को दोबारा से रिकवर करना है। देखो, दो तरीके की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई जो है वो टैकल करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। और जो फिजिकल पॉलिसी है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैकल करती है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत चीजें आ जाती हैं, जैसे रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, सीएलआर रेशियो हो गया, मतलब ये सब चीजें आरबीआई के हाथों में है, जिस तरीके से वो करेंसी मार्केट को रेगुलेट करती है। और दूसरी ओर जो फिजिकल पॉलिसी है, उसमें फिजिकल पैकेजेस दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, जैसे पिछले साल भी दिए गए थे काफी पैकेजेस जो एमएसएमईज थे उनके लिए। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैकेज, जैसे 20 लाख करोड़ का एक पैकेज तो पॉपुलरली नाम एक बहुत मशहूर हुआ, तो वो भी आपने सुना होगा। तो फिजिकल मेजर्स इसको बोलते हैं। तो अभी कंज्यूमर इन्फ्लेशन की बात करें कि मई महीने का डाटा आया, तो उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है तो वो काफी बढ़ चुकी है। ओके, तो आप वही बात कर रहे हैं यहाँ पर कि महंगाई जो बढ़ती जा रही है, तो सेंट्रल बैंक यहाँ पर बात कर रहा है कि दोनों को आगे बढ़ना होगा, सरकार को भी और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, दोनों को। तो यहाँ पर जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया ही नहीं। ये पिछले साल जब का लॉकडाउन लगा था, नेशनल लॉकडाउन, तब से अब तक यही 4% का ही रेपो रेट है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस ब्याज दर के ऊपर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंकों को पैसा देता है ब्याज के ऊपर। ओके, तो फिर वही कमर्शियल बैंक जो है पैसा उठाकर जो है अपने जो बोरोवर्स होते हैं, उधारकर्ता, उनको देते हैं। ओके, तो वहां पर अच्छा खासा फिर इंटरेस्ट जो है वसूलते हैं। देखो, यहाँ पर 4% का रेपो रेट है, लेकिन आप किसी बैंक में जाओगे लोन लेने के लिए तो वहां पर वो 8% के आसपास का रेट लगाएंगे। ओके, 8% या 7.5% के आसपास का। ओके, तो इस तरीके से वो भी प्रॉफिट कमाते हैं इंटरेस्ट से ही। ओके, तो अभी इसी को कंटिन्यू रखेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत। यही कहा जा रहा है कि तभी जो है अच्छे तरीके से इकोनॉमिक रिकवरी हो पाएगी। ओके, तो फिजिकल रिवर्स जो है मेजर्स सरकार की ओर से वो भी अभी चाहिए, क्योंकि दोबारा से सेकंड वेव जब आई, दोबारा से इकोनॉमी ध्वस्त हो गई और दोबारा से अभी सरकार की सपोर्ट चाहिए। तभी हम जो है ये दो जो ऑब्जेक्टिव है ना, ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है कि महंगाई को कम करना है और डिमांड जो है ना उसको उसको आगे बढ़ाना है, तो ये दो ऑब्जेक्टिव तभी जो है मुमकिन हो पाएंगे। और आगे बात करें एक्टिवली और टाइमली सप्लाई साइड मेजर्स, सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स। ओके, सप्लाई साइड, देखो कोई भी प्रोडक्ट उसकी सप्लाई की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की बात कर रहे हैं, एडिबल ऑयल की बात कर रहे हैं, पल्सेस दालें वगैरह की बात कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजों की बात यहाँ पर हो रही है। वुड बी क्रिटिकल टू ब्रिंग अबाउट ए ड्यूरेबल सॉफ्टनिंग और प्राइस प्रेशर। ज्यादातर यहाँ पर प्राइस प्रेशर इन्हीं सभी चीजों के ऊपर है। खाने का तेल काफी महंगा हो चुका है, 200 रुपये मतलब प्रति लीटर के हिसाब से ये एक्सीड कर चुका है। और पेट्रोल डीजल के बारे में तो सबको पता ही है, और पल्सेस का भी जो है ना प्राइसेस काफी बढ़ चुकी है। तो भी वही बात कर रहे हैं कि सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर हमें देखना होगा कि इनकी सप्लाई में बढ़ोतरी हो। पेट्रोल डीजल की यहाँ पर जो वृद्धि हुई है तो कारण वही है कि सप्लाई में थोड़ा सा यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। सऊदी अरेबिया को बोला है भारत सरकार ने, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, की अपनी यहाँ प्रोडक्शन बढ़ाइए। ओके, तो सऊदी अरबिया अपनी प्रोडक्शन बढ़ा ही नहीं रहा। ओके, तो वो कह रहा है कि जितना मेरे पास अभी, जितना मैंने खोला बस उतना ही खरीदो, तो वो जानबूझ के प्राइस बढ़ा रहा है अपने प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, तो अभी जो करंट व्यू है, जो भी ग्लोबल प्राइस राइज प्रेशर है, तो वो अभी टेम्परेरी है। यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अभी जो प्रेशर बड़ा भी है, देखो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस राइज हुआ है पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का, तो उसके चलते यहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा। हालांकि भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी अच्छा मोटा टैक्स वसूलते हैं। ओके, लेकिन ये टैक्स ज्यादातर कांस्टेंट ही चल रहा है, लेकिन बाहर से जो ग्लोबल मार्केट का जो प्राइस वो भी राइज हुआ है। और यहाँ पर बात करें, एक्सपेक्टेशन यही है कि रिड्यूस सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन, कंजेशन और ओवरकम। ओके, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर बात कर रहे हैं फैक्टर्स बिहाइंड स्टेटस को एंड द पॉलिसी
तो वही सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं, टेम्परेरी अभी नेचर है, ओके, जो प्राइस यहाँ पर महंगाई बढ़ी भी है तो, और यहाँ पर एडवर्स इकोनॉमिक सिनेरियो यहाँ पर जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है, अभी फिलहाल तो यही सिचुएशन है। और हाई लेवल ऑफ प्रिकॉशनरी सेविंग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सेविंग्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही डिमांड जो है डिप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो सेविंग्स मतलब कि लोग पैसा नहीं खर्चा करेंगे, तो पैसा नहीं खर्चा करेंगे तो सेविंग्स है, डिमांड नहीं बढ़ रही है। तो ये एमपीसी मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जब भी मीटिंग होती है ना, तो वहां पर मिनट्स ऑफ मीटिंग्स तैयार होते हैं। ओके, शॉर्ट फॉर्म में इसको मॉम बोलते हैं, एमओएम। तो कोई भी मीटिंग हो, कोई भी चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग कर रही है, तो सबसे पहले वो मिनट्स ऑफ मीटिंग तैयार करते हैं। तो उन्हीं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के हिसाब से ये बातें कही गई है एमपीसी के द्वारा, जो अभी हमने डिस्कस की है। और आगे बात कर रहे हैं, आरबीआई जो है ना, वो अभी सेंट्रम का जो पीएमसी टेक ओवर प्लान है, तो उसको यहाँ पर सपोर्ट कर रही है। ओके, तो इन प्रिंसिपल अभी अप्रूवल दे दी गई है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक बना सकते हैं। देखो, ये पीएमसी क्या है? ये है पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेशन कोऑपरेटिव बैंक। ओके, तो ये कुछ सालों पहले ये फेल हो गया बैंक। ओके, मतलब काफी लोगों का पैसा इसमें था, इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा खासा, जो लोगों का डिपॉजिटर्स का पैसा वो था इसमें, लेकिन अभी ये आगे पेमेंट नहीं कर पाया। तो ये बैंक थोड़ा ये फेल हो गया पूरी तरीके से। ओके, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया था। तो अभी है कि इसका रेजोल्यूशन तो तैयार करना है ना, मतलब इसको बेचना है। जो जिन लोगों का पैसा है, तो वो अभी डिपॉजिट ही नहीं करवा पा रहे पिछले 2 सालों से, आगे फर्दर मतलब आगे प्रोसीड ही नहीं कर पा रहे। अभी तो पैसा भी नहीं मिल रहा लोगों को, जो पैसा उनका फंसा हुआ है डिपॉजिटर्स को। तो ये सिचुएशन अभी बन चुकी है। तो अभी आरबीआई ने अप्रूवल दे दी है एक सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये एक कंपनी है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से। तो ये जो है ना, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाएंगी। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का बैंक होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पर ये टेक ओवर करेगी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ओके, पीएमसी कोऑपरेटिव बैंक। ओके, इन पार्टनरशिप विद ई पेमेंट्स प्लेटफॉर्म भारत पे। ध्यान रखिएगा, इसकी पार्टनरशिप रहेगी, सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज की पार्टनरशिप रहेगी किसके साथ? भारत पे के साथ। तो भारत पे का काम क्या है? ये ई पेमेंट्स करता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो आप पेमेंट्स करते हो ना कोई भी सामान खरीदने के लिए, तो ये वहां पर ये कंपनी आपको मदद देती है। और अभी ये जसपाल बिंद्रा की ये एनएफसी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये जो सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, तो ये वन ऑफ द 4 बिडर्स हैं फॉर द फील्ड टेंडर। तो अभी 4 यहाँ पर बिडर्स आए थे जिन्होंने यहाँ पर बोली दी, और इनमें से अभी सेंट्रम को यहाँ पर जो है ठेका दिया जा रहा है इसका, कि ये जो स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पर बनाएंगे। तो ये जो पीएमसी बैंक है, जिसके चलते बहुत सारे कस्टमर्स है, थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स हैं विदाउट असेस टू डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर 2 साल पहले की बात कर रहे हैं कि डिपॉजिट्स को असेस ही नहीं कर पा रहे थे वो। ओके, जो इन्होंने पैसा दिया था 2 साल पहले, पुरानी यहाँ पर बात, तो जब ये फेल हुआ था बैंक, तो 10,000 यहाँ पर 727 करोड़ का पैसा था डिपॉजिटर्स का इस बैंक में जमा, जो कि वापस नहीं निकाल पाए वो। तो वापस तब निकालते ना जब इसके पास पैसा होता, तो पैसा बचा ही नहीं इसके पास। तो अभी उसी का टेक ओवर करने की यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो टॉप ग्लोबल यहाँ पर बैंकर है बिंद्रा। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ 5 years ago, तो यहाँ पर इस ग्रुप को 5 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया। नाउ चेयरमैन ऑफ द सेंट्रम विच हैज बीन स्काउटिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज इन बैंकिंग। तो ये बैंकिंग प्रणाली में अपॉर्चुनिटीज ये ढूंढ रहे हैं। ओके, सेंट्रम वाले की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, द अदर कंटेंडर्स फॉर पीएमसी बैंक वर यूके लिबर्टी ग्रुप एंड 2 इंडिपेंडेंट बिजनेस हाउसेज फ्रॉम हैदराबाद एंड मुंबई। तो बाकी के 3 ये जो बिडर्स यहाँ पर, तो उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है, अभी बात करें टू कंट्रोल ऑफ पीएमसी बैंक सितंबर 2019। तो ये 2019 में ही कंट्रोल इसने अपने हाथों में ले लिया था। तो यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के यहाँ पर केसेस देखने को मिल रहे थे, उनको भी ध्यान में रखते हुए। और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पर बात करें, एलिजिडली क्रिएटेड फिक्शियस एसेट्स ऑफ मोर देन 6700 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ लोन्स क्रेडिट टू हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो यहाँ पर इन्होंने लोन्स भी इतने सैंक्शन किए हुए थे, पीएमसी बैंक की बात कर रहे हैं, जो कि वापस नहीं आ पाया। और यहाँ पर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, तो यहाँ पर बात करें टू लाइकली हैव टू 500 करोड़ कैपिटल ऑन डे वन। तो यहाँ पर इतना इसका कैपिटल यहाँ पर होगा डे वन से। तो ये बात की जा रही है, जब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक ये खोलेंगे सेंट्रल वाले, जो पीएमसी इसको कन्वर्ट करके ये स्मॉल फाइनेंस बैंक बनेगा भी। ओके, और न्यू बैंकिंग लाइसेंस विल बी इशूड बाय एन एनबीएफसी नियरली आफ्टर 6 years से सेंट्रम। तो ये सेंट्रम वाले अपनी ओर से बात कर रहे हैं कि नया बैंकिंग लाइसेंस जो है ना, वो विल बी इशू टू एनबीएफसी क्लियरली आफ्टर 6 सालों बाद। यहाँ पर ऐसा नया बैंकिंग लाइसेंस जो है यहाँ पर इशू हुआ है एनबीएफसी, जो इनकी अपनी एनबीएफसी है, ये जो सेंटर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, उसकी बात कर रहे हैं। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं
आरजीआई की एक रिपोर्ट आई है, तो यहाँ पर ध्यान रखें आरजीआई की बात कर रहा हूँ मैं, आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आरजीआई मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ओके। तो अभी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो है उसके रिगार्डिंग ये बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि जो आधार कार्ड नंबर है ना, तो यहाँ पर वो मैंडेटरी नहीं है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स। तो ये बात कही जा रही है रजिस्ट्रार जनरल, ओके। तो यहाँ पर जो बात कही जा रही है, द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019 की ये बात हो रही है, ध्यान रखिए। तो ये जो बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देयर इज नो प्रोविजन इन द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 which permits the use of Aadhaar for establishing the identity of an individual for the purpose of registration of birth and death। तो रिपोर्ट जो है ये बात कहती है कि जो अलग से एक्ट बनाया गया था 1969 में, तो इस एक्ट का भी नाम याद रखें, ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो इसमें कोई प्रोविजन नहीं है कि यहाँ पर जो है आधार कार्ड का यूज किया जाए किसी पर्सन की आइडेंटिटी बताने के लिए, ओके, जब भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी हो बर्थ के रिगार्डिंग या फिर डेथ के रिगार्डिंग। देखो ये 1969 का बना है एक्ट, उसके बाद कुछ अमेंडमेंट भी नहीं की कि जब से आधार कार्ड इशू किए गए। या तो कोई अमेंडमेंट की होती तब तो ये कहते, तो अमेंडमेंट थी नहीं कोई। तो सीधी सीधी बात उसी एक्ट के तहत ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी बात कही है कि यहाँ पर कोई जो है प्रोविजन तो इस एक्ट में है नहीं इसके रिगार्डिंग। और इसी के चलते आगे आगे बात कर रहे हैं कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी इनकन्वीनियंस टू जनरल पब्लिक द चीफ रजिस्ट्रार्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज क्लैरिफाइड दैट the use of Aadhaar number for the purpose of registration of birth and death need not be considered as mandatory requirement। ओके, तो अभी जितने भी राज्यों के यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार्स हैं, राज्यों के यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार्स होते हैं और यूटीज के भी होते हैं, ओके। तो यहाँ पर इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को, ओके, इसी को यहाँ पर साइड पे रखते हो कि लोगों को यहाँ पर दुविधा ना हो कि अपने आधार कार्ड देने पड़ेंगे, मैंडेटरी है। तो अभी जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट का कॉलम होता है ना कि यहाँ पर आपको आधार कार्ड चाहिए, तो वहां पर इसको हटा दिया गया है। यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर चीफ रजिस्ट्रार जो है स्टेट्स और यूटीज को उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पर जो आधार कार्ड है उसको हम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के तौर पर यहाँ पर देखें। अगर है तो आप लेकर आ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर भी रजिस्ट्रेशन होगी, ओके। तो ये यहाँ पर रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन्होंने यहाँ पर आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए, ओके। तो यहाँ पर इसीलिए ये बात उठी है, ओके। तो ध्यान रखें उत्तर प्रदेश और हरियाणा इन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड के साथ यहाँ पर जोड़कर और जो बर्थ रजिस्ट्रेशन वो शुरू कर दी है। तो आगे बात कर रहे हैं कि अगर आधार की बात करें तो ये कोई प्रूफ नहीं है सिटीजनशिप का, ओके, एंड ओनली मैंडेट्स प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी ऑफ ए पर्सन इन इंडिया। तो यहाँ पर रेजिडेंसी का एक यहाँ पर प्रूफ है भारत में जो बंदा रह रहा है, ओके। तो यहाँ पर सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है आधार, ये बात कही जा रही है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितने आधार नंबर जो है वो यहाँ पर जनरेट किए जा चुके हैं अभी तक। ये जो बात की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यही है, यही अथॉरिटी है जिसके अंतर्गत जो है आधार कार्ड देखे जाते हैं, पूरा जो है मैनेजमेंट इसी के द्वारा की जाती है, ओके। तो ये नंबर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं जितने जनरेट किए जा चुके हैं अभी। और आगे रिपोर्ट के हिसाब से बात करें कि जो लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन जो बर्थ है ना, वो यहाँ पर बढ़ा है 92.7% के हिसाब से 2019 की बात कर रहे हैं, ओके। तो एंड 82.4% इन 2011। सिमिलरली यहाँ पर लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ, ओके, तो यहाँ पर ये भी बढ़ा है। तो 2011 में 66.4% था और 2019 में यह 92% हो गया। तो लगभग लगभग मतलब जितना रजिस्ट्रेशन जो बर्थ रजिस्ट्रेशन बढ़ा है ना, उतना ही यहाँ पर 2019 में डेथ रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, ओके। तो मतलब जितने लोगों की जन्म हुआ है उतने लोगों की लगभग लगभग यहाँ पर मृत्यु भी हुई। तो यहाँ पर ये बात जो है ओवरऑल आप एक एस्टिमेशन लगा सकते हो, बशर्ते कि जो यहाँ पर लोग जिनके यहाँ पर बर्थ हुआ है तो वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ओके। तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो जो नहीं भी करवा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड है कि रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पर बर्थ की वो यहाँ पर बड़ी है 2.5 करोड़ के आसपास, 2019 की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर 2.33 करोड़ यहाँ पर 2018 की बात कर रहे हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि आउट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड बर्थ द शेयर ऑफ मेल एंड फीमेल इज, मेल का शेयर 52% है और फीमेल का शेयर यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 48% के आसपास का है। और आगे बात कर रहे हैं जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ के हिसाब से अगर हम बात करें, सेक्स रेशियो एट बर्थ, तो हैज बीन रिपोर्टेड बाय अरुणाचल प्रदेश, ओके। यहाँ पर मेल के मुकाबले फीमेल ज्यादा है, ओके। यहाँ पर ये एट बर्थ की बात करें, जब जन्म हुआ उसकी बात कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। तो 1024 यहाँ पर फीमेल्स, तो फॉलोड बाय नागालैंड, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ओके। और लोएस्ट जो एसआरबी है,
ओके, सेक्स रेशियो एट बर्थ अगर लोएस्ट अगर देखें तो वो देख पाई गई है गुजरात में, ओके, असम में, ओके, तो सबसे नीचे गुजरात है यहाँ पर, ओके, फिर असम है, और फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश है, और फिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बारी है। तो यहाँ पर साइड में नंबर्स गिवन है। और आउट ऑफ रजिस्टर टोटल रजिस्टर जो डेथ्स हैं, उनमें से यहाँ पर जो मेल का शेयर है वो 60 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास है, ओके, और जो फीमेल का शेयर है वो 40% के आसपास है। तो ये जो आरबीडी एक्ट है, तो इसके हिसाब से जो बर्थ और डेथ है आर टू बी रिपोर्टेड विद इन 21 days ऑफ द अकुरेंस ऑफ द इवेंट। ओके, तो 21 दिनों के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, तभी आपके बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपको इशू होता है। ओके, तो जहां पर भी डिलीवरी हुई है उसकी पूरी रिपोर्ट आपको देनी पड़ती है, तभी जो है टाइमली मैनर में बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है। उसी हिसाब से डेथ सर्टिफिकेट भी इसी तरीके से यहाँ पर लागू होता है, इशू होता है। और आगे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि वो अभी जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन की यहाँ पर जो यूज है ना, उसके ऊपर जो यहाँ पर बंदिशें लगाई हुई थी अब उसको हटाएगी। ओके, तो देखो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जिसको हम मेडिकल ऑक्सीजन, अभी देखो फिलहाल ही अप्रैल में, मई महीने में कितनी दिक्कत आ गई थी मेडिकल ऑक्सीजन की, खासतौर पे जो बड़े शहर है वहां पर। तो कोविड 19 का जो सेकंड वेव आया था उसके चलते बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही, तो पूरे लंग्स ही डैमेज कर रहा था ये सेकंड वेरिएंट। ओके, तो अभी काफी केसेस कम हो गए, क्योंकि वेव जो है ना उसमें थोड़ा सा अभी थम गई है वेव ये। ओके, तो अभी भी केसेस हैं लेकिन थोड़े कम हो गए, तो अभी मेडिकल ऑक्सीजन की भी जो रिक्वायरमेंट जो डिमांड थी वो भी कम हो गई है। तो ये कहाँ से आ रही थी? इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, जो हमारे जो ईस्टर्न इंडिया में जो स्टील प्लांट्स लगे हुए हैं ना, तो वहां पर स्टील प्लांट्स में मेडिकल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होती है तो मतलब प्योर ऑक्सीजन चाहिए होती है वहां पर स्टील बनाने के लिए। स्टील में जो मजबूती लाते हैं, तो ये शुरुआती प्रोसेस में जब गर्म होता है स्टील, उसी में यहाँ पर जो है मेडिकल ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। तो यहीं पर ज्यादातर ये प्योर ऑक्सीजन बनती थी, तो यहीं पर से लाई गई। ओके, तो एयरफोर्स के विमान लगाए गए यहाँ पर लाने के लिए, और भी यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेन थी वो चलाई गई। ओके, क्योंकि इसको जो कैरी करना होता है मेडिकल ऑक्सीजन को, तो ये भी बहुत टफ होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन करके चलना होता है। तो यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर रखा जाता है, फिर ही आप उसको आप इसका ट्रांसपोर्ट जो है वो कर सकते हो। तो वही बात करें, जितनी भी रिस्ट्रिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लगाई थी ना कि इंडस्ट्री यूज कर सकती है या नहीं कर सकती, तो अभी नहीं कर सकती, इसके ऊपर पाबंदी थी, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ये चाहिए थी, अभी रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करेगी। ओके, तो यहाँ पर डिमांड कभी कम हो चुकी है लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, जिसके चलते अभी जो है रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब जिनके द्वारा ज़्यादा डिमांड थी, कुछ यहाँ पर हॉस्पिटल जिनके द्वारा ज़्यादा डिमांड थी। तो यहाँ पर बात करें कि एट द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर सप्लाई मस्ट बी फॉर देम, तो यहाँ पर अभी भी जो सप्लाई दी जाएगी पहले हॉस्पिटल्स को ही दी जाएगी, लेकिन बाकी की यहाँ पर इंडस्ट्रियल के लिए यहाँ पर वो खोल दी जाएगी, कब उठा दी जाएगी। तो होम मिनिस्ट्री की बात करें और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड की बात करें, तो दो दो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हो गए, एक होम मिनिस्ट्री होगी, दूसरा यहाँ पर इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये अनाउंस अभी करेगा रिलैक्सेशन ऑन यूसेज द नेक्स्ट 2-3 days। तो मैक्सिमम जो सप्लाई अभी करंटली जो जारी है ना लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की, वो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इन स्टेट्स को जारी है। और आगे बात करें, इन लास्ट वीक ऑफ फरवरी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई वाज 1273 मेट्रिक टन पर डे। तो यहाँ पर इतनी थी, ये फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी के आखिरी हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो अभी ये देखो पूरा का पूरा जो सिनेरियो है। तो यहाँ पर सितंबर 2020 की बात करें कि जब फर्स्ट जो वेव पीक जब आया था, जो फर्स्ट वेव का जो पीक आया था वो सितंबर 2020 में आया था। ओके, जो कि यहाँ पर मार्च महीने में शुरू हो गया था ये, और मतलब अब अभी खत्म होगा, कल खत्म होगा, तो इसके चलते चलते सितंबर में ये पीक आया था, फिर जाकर गिरावट आई थी इसका केसेस में। ओके, तो यहाँ पर फरवरी 2021 की बात करें, बिफोर सेकेंड वेव सेट इन, जब सेकेंड वेव नहीं आई थी उससे पहले की यहाँ पर जो डिमांड थी उसकी बात करें कि यहाँ पर 1200 मेट्रिक टन की डिमांड थी उस समय। तो यहाँ पर जब फर्स्ट वेव थी उस समय 3000 प्लस की मेट्रिक टन की डिमांड थी, लेकिन फरवरी आते आते कम होगी। उसके बाद अप्रैल 2021 की बात करें, उसके बाद देखो डिमांड में कितना यहाँ पर राइज हुआ है, 6800 मेट्रिक टन की डिमांड रही। फिर यहाँ पर देखो ये भी समय आया जब मतलब 9000 के करीब डिमांड पहुंच गई, 9000 मेट्रिक टन, 17 मई के आसपास की बात, कितनी ज्यादा डिमांड होगी। तो अभी धीरे धीरे फिर ये कम हो गई, कम होती 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 जून 17 की बात करें तो 1061 तक यहाँ पर डिमांड तक ये पहुंच गई, मतलब ओके, मतलब फिर दोबारा से काफी कम डिमांड हो गई अभी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करें तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं यूके बेस्ड यहाँ पर एक नेटवर्क असेस एसोसिएट्स, ओके, तो ये एक यूनिट है नेटवर्क असेस एसोसिएट्स, तो उसकी बात कर रहे हैं। ए वन वेब ग्रुप कंपनी, तो एक कंपनी है जिसका नाम है वन वेब ग्रुप,
is set to acquire 74% stake in OneWeb India. ओके तो यूके बेस्ड यहाँ पर एनएए कंपनी है जो कि OneWeb ग्रुप की ही कंपनी है। तो यहाँ पर जो भारत में OneWeb इंडिया का जो कम्युनिकेशन का जो दायरा है उसमें 74% स्टेक ये खरीदेगी। ओके तो ये कम्युनिकेशन एरिया में काम करती है OneWeb इंडिया की अगर बात करें। ओके तो यहाँ पर बात करेंगे अगर ये इसको खरीदते हैं तो ये यहाँ पर एंटर करेंगे इन द बैंडविड्थ लीजिंग बिजनेस। ओके तो जो मतलब बैंडविड्थ जो अपने इंस्टॉल जो इनकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जैसे सैटेलाइट के थ्रू जो इनके टावर्स चलते हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेंज होती है तो उसको ये बेचते हैं। ओके तो बैंडविड्थ लीजिंग बिजनेस, लीज के ऊपर यहाँ पर देना अपनी बैंडविड्थ पहले खरीद ली भारत सरकार से, जो स्पेक्ट्रम अलॉट किया है भारत सरकार ने, फिर बाद में उन्हीं को आगे किसी और कंपनी को लीज पे देना, तो खुद से भी यहाँ पर मुनाफा कमाना। तो वही बात कर रहे हैं। तो अभी बात करें बिफोर लॉन्चिंग फास्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन इंडिया। ओके तो यहाँ पर अभी ये भारत में फास्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो है वो यहाँ पर देंगे, लेकिन उससे पहले ये बैंडविड्थ की लीजिंग बिजनेस में आएंगे। तो अभी की अगर बात करें जो OneWeb इंडिया है तो इसको फुली यहाँ पर जो जिसकी मलकियत है वो है नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। तो नेटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ये किसकी कंपनी है? ये भारतीय एयरटेल की ही एक यहाँ पर कंपनी है जो कि यहाँ पर OneWeb इंडिया को जो है कवर करके चलती है। और यहाँ पर नेटवर्क एसेस एसोसिएट्स एनएए की बात कर रहे हैं, ए होली ऑन्ड आर्म ऑफ भारती ग्लोबल बैक्ड OneWeb यूके। तो यहाँ पर ये भी जो है भारती ग्लोबल यहाँ पर जो कंपनी है, ओके, उसी के अंतर्गत यहाँ पर जो काम करती है OneWeb यूके। तो अक्वायर करेगी सिग्निफिकेंट मेजोरिटी पोर्शन ऑफ नेटल इंफ्रा स्टेक इन OneWeb इंडिया। तो यहाँ पर अभी जो अप्रूवल्स हैं वो उसको दी जाएंगी। और भारती एयरटेल जो है ना इज आल्सो है भारती ग्रुप कंपनी। ओके तो यहाँ पर भारती ग्लोबल इज द ओवरसीज आर्म ऑफ भारती एंटरप्राइजेस। तो ये सभी वही भारती जो एयरटेल है उन्हीं उन्हीं का ही सारा का सारा ये दायरा है। उसकी यहाँ पर द होल्डिंग कंपनी ऑफ भारती एयरटेल, वो जो भारती एंटरप्राइजेस तो इसके अंतर्गत भारती एयरटेल काम करती है। सो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर, पहले नंबर पर जियो है, तीसरे पर आ जाता है जो वी है वो। ओके तो आगे बात कर रहे हैं ये सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी जो है नेटवर्क ये प्रदान करेंगे फ्यूचर में अभी भारत में। सो OneWeb is setting up global consultation of about 650 low अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। तो 650 जो है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ये भेजेंगे। जितना यहाँ पर सैटेलाइट्स इनका होगा उतने बड़े पैमाने पर ये सर्विसेज दे पाएंगे अपने कंज्यूमर्स को। ओके बढ़िया सर्विसेज दे पाएंगे। शायद क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर लो अर्थ ऑर्बिट की मैं बात करूं तो धरती से कितनी दूरी पे होता है, मतलब जब लो अर्थ ऑर्बिट पे सैटेलाइट्स छोड़ते हैं। ओके तो यहाँ पर जो हाई अर्थ ऑर्बिट होता है, ओके, तो उसकी कितनी दूरी होती है? इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। और आगे बात हो रही है यहाँ पर यूएस जो है यहाँ पर वार्निंग दे रहा है, वार्निंग सिंक्स पैसिफिक अंडर सी केबल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर एक अंडर सी केबल प्रोजेक्ट चल रहा है पैसिफिक ओशियन में। तो यूएस वांट्स दैट पार्टिसिपेशन ऑफ चाइनीज फर्म्स पोज सिक्योरिटी थ्रेट। तो क्या वार्निंग दी जा रही है? ये मतलब ये जो अंडर वाटर ये नेटवर्क केबल प्रोजेक्ट जो केबल नेटवर्क पहुंचाने की बात जो ये काम जो चल रहा है, तो चाइनीज फर्म को यहाँ पर ठेका नहीं देना है इसका। तो अगर इनकी पार्टिसिपेशन होती है तो सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पर हो जाएगा। ओके तो उसी के चलते यहाँ पर बात करें इस प्रोजेक्ट को पैसा कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक दे रहा है। ओके वर्ल्ड बैंक लेड ये प्रोजेक्ट है डिक्लाइन टू अवार्ड ए कॉन्ट्रैक्ट टू ले सेंसिटिव अंडर सी कम्युनिकेशन केबल्स आफ्टर पैसिफिक आइलैंड गवर्नमेंट्स heeded US warnings that participation of Chinese company poses security threat। ओके तो यहाँ पर जो पैसिफिक आइलैंड नेशंस थे वो भी यहाँ पर यूएस जो वार्निंग दे रहा है उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं कि चाइनीज कंपनी को अगर ठेका देते हैं इन प्रोजेक्ट्स का तो वो सही नहीं रहेगा। तो आगे बात करें फॉर्मर हुआवे मरीन नेटवर्क्स, जिसको कि अभी HMN टेक्नोलॉजीज के नाम से जानते हैं, एंड majority owned by Shanghai listed Hangtong Optic Electric Company Limited submitted a bid for the $72.6 million project priced at more than 20% below rivals Electel Submarine Networks, part of England's Nokia and Japan NEC। देखो जापान और इंग्लैंड की जो कंपनीज हैं, ओके, तो उन्होंने यहाँ पर जो बिड दी है, ओके, तो उसके मुकाबले में 20% सस्ते दामों पर चाइना यहाँ पर ऑफर कर रहा है। चाइना की ये जो कंपनीज हैं, ओके, जो हैंगटोंग ऑप्टिक इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, तो इन्होंने जो अपनी बिड जो है प्रपोजल दिया है तो वो 72.6 मिलियन में कह रहे हैं कि इतने में हम अपना प्रोजेक्ट जो है काम खत्म करके आपको दे देंगे। तो 20% सस्ता है जो इंग्लैंड और जापान मिलकर ऑफर कर रहे हैं। ओके तो
फिर इसीलिए यहाँ पर ना चाइना आगे बढ़ जाता है। चाइना जितने भी देशों में अपने प्रोजेक्ट देता है, बताता है, जैसे पोलैंड की बात करूं, पिछले समय की बात है कि पोलैंड में इन्होंने यहाँ पर हाईवेज का नेटवर्क तैयार करा था पोलैंड की सरकार ने। तो ये आए और इन्होंने बोला कि हम जो है सबसे सस्ते दामों पर आपको बनाकर देंगे। ओके, लेकिन ये बना ही नहीं पाए चाइना वाले। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि लेबर शॉर्टेज होगी। तो यहाँ पर लेबर जो है, वो उधर की जो लेबर थी वो काम नहीं कर रही थी चाइनीज कंपनीज के अंतर्गत। ओके, तो ये सस्ते दामों पर बनाकर दे रहे थे, तो इनको लेबर कॉस्ट काफी पड़ गई। तो यहाँ चाइना से ही लेबर ये मंगवा कर वहां पर शिफ्ट कर रहे थे, तो ये फिजिबल हो ही नहीं पाया जितने दामों पर ये बनाकर देने की बात कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि चाइना के हर एक प्रोजेक्ट में जहां पर भी सस्ते दामों पर ये प्रोजेक्ट बनाकर देने की बात करता, सब जगह ये सक्सेसफुल हो जाता है। ओके, तो ये कोशिश करता है कि मैं मार्केट को कैप्चर कर लूं किसी ना किसी तरीके से। ओके, मतलब जो बड़ा प्लेयर है उसको साइड में कर दूं, तो अपने नए मार्केट में आगे लेकर आऊं। ओके, तो यहाँ पर ये पूरा सिचुएशन है, सिनेरियो है। और आगे यहाँ पर बात करें कि ईस्ट माइक्रोनेशिया केबल सिस्टम was designed to improve communication in the island nations of Nauru, Kiribati and federal states of Micronesia. ओके, तो इन सभी देशों में जो है ना कम्युनिकेशन की सर्विसेज थोड़ी सही हो, बढ़िया बढ़िया हो, तो इसलिए यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो अंडरग्राउंड यहाँ पर केबल जो है बिछाई जाएगी पानी के नीचे, और बाय प्रोवाइडिंग अंडर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर विद ए फार ग्रेटर डाटा कैपेसिटी दैन सैटेलाइट्स। मतलब अच्छे तरीके से डाटा, मतलब ये भी जो है उसको सर्व कर पाए, तो ये कैपेबिलिटीज में दी जाए, तो उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है। तो ये कहाँ पर पढ़ते हैं? अगर मैं माइक्रोनेशिया की बात करूं या नरूरू की बात करूं, किरीबाती की बात करूं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन है। ये नॉर्थ पैसिफिक हो गया, ओके, और ये साउथ पैसिफिक हो गया। तो यहाँ पर ये नौरू जो जो यहाँ पर ये आइलैंड कंट्री पड़ता है, और यही पूरा का पूरा छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अच्छी जो है कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा चलाया जा रहा है। ओके, तो ये छोटे छोटे कंट्रीज काफी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये तुवालू हो गया, टोकेलाऊ हो गया। तो इसके आसपास ये माइक्रोनेशिया के कुछ कंट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर नाउरू है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। ओके, तो ये देखो, ये छोटे छोटे आइलैंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और ये पूरे के पूरे आइलैंड्स हैं। तो ये यहाँ पर किरीबाती आइलैंड है, जाविस आइलैंड है, ओके, नाईपाती है, ओके, हॉलैंड आइलैंड है। तो ये यहाँ पर मार्शल आइलैंड्स है, नाउरू है जिसकी अभी हमने बात की है। तो ये यहाँ पर है फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया जिसकी अभी हमने बात की। तो ये सभी एरियाज में अच्छी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रदान की जाने की कोशिश की जाएगी। ओके, तो ये सारा का सारा, इसके बाद ये पपुआ न्यू गिनी, यहाँ पर ये एरिया के बिस्मार्क सी आ गया। तो ये यहाँ पर इंडोनेशिया का पार्ट आ गया आगे, नीचे ऑस्ट्रेलिया है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात हो रही है सत्य नाडेला की। ओके, तो अभी देखो, ये बंदा सीईओ था, इंडियन ओरिजिन ये बंदा था, और इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट में अपना 30 साल पहले जो था कार्यकाल शुरू किया था। तो वही बात कर रहे हैं कि अभी इनको बिना किसी शर्त यहाँ पर जो है एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जो है माइक्रोसॉफ्ट का, वो बना दिया गया है। ओके, और आगे बात करें, नियरली 3 decades आफ्टर ही ज्वाइन द आइकॉनिक सॉफ्टवेयर मेकर। तो यहाँ पर 30 साल पहले इन्होंने ज्वाइन किया था। ओके, तो शुरुआत यहाँ पर बिल गेट्स के द्वारा हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। मतलब वो प्रोग्रामर थे, ओके, कंप्यूटर प्रोग्रामर थे, और अच्छा खासा पैसा लगा माइक्रोसॉफ्ट में कि विंडो इन्होंने डिजाइन की है। उसके बगैर अभी बात नहीं बन रही है, लैपटॉप्स वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, विंडोज यहाँ पर चाहिए। ओके, और हालांकि काफी राइवल्स भी विंडो के खड़े हुए, लेकिन फिर भी विंडो जो है अच्छा कंपटीशन दे पाई है। तो यहाँ पर सत्य नडेला का काफी अहम रोल है, जिसके चलते माइक्रोसॉफ्ट काफी आगे बढ़ा। और उन्हीं के काम के चलते हुए देखते हुए यहाँ पर उनको अभी चेयरमैन बना दिया गया माइक्रोसॉफ्ट का। तो यहाँ पर इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग में इसको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया माइक्रोसॉफ्ट को। ओके, तो यहाँ पर जो इंडियन बॉर्न यहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, पहले सीईओ बने थे यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट के। ओके, तो बिल गेट्स यहाँ पर चेयरमैन होते थे। ओके, तो अभी बात करें कि दुनिया की ये सेकंड जो है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। ओके, किसके बाद में? यहाँ पर एप्पल आईफोन के बाद में अगर बात करें तो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दूसरी माइक्रोसॉफ्ट। और नडेला यहाँ पर बात करें, इज ओनली द सेकंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आफ्टर को फाउंडर बिल गेट्स। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ इकलौते चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है बिल गेट्स के बाद में। बिल गेट भी पहले पहले यहाँ पर सीईओ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के। ओके,
और अभी टू ऑल्सो सर्व एज ए चेयरमैन ऑफ 143 बिलियन ग्लोबल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन। तो कुल मिलाकर जो कंपनी की जो माइक्रोसॉफ्ट की जो वैल्यूएशन है वो 143 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। तो अभी देखो ये जब भी कोई ग्रुप बनता है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की भी बात करें तो बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वही इकट्ठे मिलकर बड़ी सूझबूझ से अपना एक जो प्रमोटर चुनते हैं कि जो कंपनी को आगे लेकर जाए, क्योंकि सबको ये चाहिए कि मेरा पैसा लगा है तो कल को मैंने 3 गुना 4 गुना मुझे प्रॉफिट चाहिए उस पैसे का, तो उसी बंदे के हाथ में जो है दारोमदार देते हैं कंपनी का, जिसने थोड़ा सा पिछला उसका देख लेते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, अच्छा काम किया है तो फर्दर उसके ऊपर विश्वास किया जाता है कि आगे भी करेगा और हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना होगा, तो इसलिए यहाँ पर उस तरीके से चेयरमैन लगा दिया जाता है, सीईओ लगा दिया जाता है। और आगे और कुछ चेहरे हैं जिनका यहाँ पर नाम ले रहा हूँ मैं, शांतनु नारायण। तो यहाँ पर भी ये नाडेला के फ्रेंड ही हैं, तो यहाँ पर ये भी सीईओ बनाए गए और बाद में यहाँ पर चेयरमैन बनाए गए एडोब। तो यहाँ पर दिसंबर 2007 से चेयरमैन है एडोब के। तो एडोब यहाँ पर एडोब रीडर की बात करें तो इसके अंतर्गत बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। ओके, तो वो भी काफी प्रचलित है। और इसके अलावा मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मास्टर कार्ड हर एक लगभग सभी के जेबों में होता है जब आप पेमेंट करते हो कार्ड के थ्रू। तो उनके सीईओ थे पहले अजय पाल सिंह मंगा, वो तो बाद में उनको भी चेयरमैन लगा दिया गया जनवरी इसी साल में। और आगे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पर सीईओ लगाया गया अल्फाबेट का। तो अभी जो अल्फाबेट है ना, वो गूगल की पेरेंट कंपनी है, ध्यान रखिए, पेरेंट कंपनी गूगल की अल्फाबेट है, तो उसके सीईओ लगाया गया सुंदर पिचाई को। ओके, द होल्डिंग कंपनी इन दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में सुंदर पिचाई को यहाँ पर सीईओ लगाया गया, जब जो गूगल के जो फाउंडर थे लैरी पेज, जब उनको यहाँ पर स्टेप डाउन किया गया। तो ये सभी कुछ इन्वेस्टर्स के हाथ में होता है, शेयर होल्डर्स की यहाँ पर जो बोर्ड बैठता है ना, बोर्ड मेंबर्स, तो उनके हाथ में होता है किसको चेयरमैन लगाना है किसको नहीं लगाना है। ओके, तो अभी देखो ये 2014 फरवरी 2014 की बात कर रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो था वो 1.94 ट्रिलियन डॉलर तक यहाँ पर पहुंचा दिया माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, तो अभी पहले अप फ्रॉम 311 बिलियन डॉलर इन फरवरी 2014। ओके, तो काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुका है 2014 के मुकाबले में, तो यहाँ पर इजाफा देख रहे हैं कितना हुआ। और रेवेन्यू की बात करें 2020 के हिसाब से, तो 143 बिलियन डॉलर का यहाँ पर रेवेन्यू हो चुका है माइक्रोसॉफ्ट का। तो 2013 के मुकाबले में बात करें तो यहाँ पर इतना 77.85 बिलियन डॉलर का यहाँ पर इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट को यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया थ्रू टू इट्स शिफ्ट टू क्लाउड, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर यहाँ पर फोकस कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने ज्यादा। तो अभी भी माइक्रोसॉफ्ट अगर आप खोल रहे हो, ओरिजिनल विंडो ले रहे हो, तो यहाँ पर बहुत सारी क्लाउड की ऑप्शंस आपके पास आ जाती है कि अपना डाटा आप क्लाउड में ही सेव रखें। जैसे वन ड्राइव आप देखोगे तो वो भी फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट का ही फीचर है। आपका डाटा ऑलरेडी साथ साथ इसमें सेव होता जाता है, तो जब इसकी ड्राइव फिल हो जाती है तो आपको कहता है कि आप जो है इसको एक्सपैंड कर लें, इसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कल्चर जो है बदल दिया सत्या नडेला ने। ऑथर्ड ए बुक हिट रेफ्रेश, नडेला इज ए क्रिकेट फैन लाइक्स विराट कोहली। तो ये उसके बारे में जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी गई है आगे। और आगे यहाँ पर बात करें कि 12वीं क्लास के अभी जो फाइनल एग्जाम जो कैंसिल कर दिए गए, तो अभी उनकी असेसमेंट कैसे लगानी है। तो अभी बात करेंगे जो फिजिकल एग्जाम की भी यहाँ पर ऑप्शन दे दी गई है, जब हालात सही होंगे तो फिजिकली अगर एग्जाम देना चाहें बच्चे तो दे सकते हैं। और जब को अभी जिनको पास करना है तो उसका असेसमेंट कैसे होगा, तो उसके बारे में यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है 30:30:40। तो ये रूल है फॉर क्लास 10, 11 एंड 12 स्कोर्स। ओके, तो अभी इसमें बात की जा रही है कि फाइनल स्कोर ऑफ द क्लास 12 स्टूडेंट विल बी डिटरमाइंड बाय द सीबीएसई सीबीएसई बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस इन क्लास 10, 11 एंड 12। देखिए अभी जो 12वीं का नतीजा दिया जाएगा ना, उसमें क्लास 10th की भी यहाँ पर परफॉर्मेंस देखी जाएगी बच्चे की, 11th की भी और 12th की भी। ओके, तो यहाँ पर उसी हिसाब से रेशियो दी जा रही है, 30 क्लास 10 में, 30 क्लास 11 में और 40 यहाँ पर क्लास 12 में। जिस तरीके से बच्चे ने परफॉर्म किया वो सब यहाँ पर अभी मार्क्स काउंट होंगे, उसी के हिसाब से उनके 12वीं के मार्क्स यहाँ पर बनेंगे। और दूसरा यहाँ पर जो CISCE, तो ये अलग बोर्ड है। यहाँ पर ये भी जो है बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस यहाँ पर देखेगा पिछले 6 सालों में क्या परफॉर्मेंस है। ओके, तो ये 6 सालों की बात कर रही है वाला जो बोर्ड है, इसको हम ICSE बोर्ड भी बोलते हैं। और आगे यहाँ पर बात करें कि ये सब बातें की जा रही है एवेल्युएशन क्राइटेरिया सबमिटेड बाय स्कूल बोर्ड्स बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये यहाँ पर जो है एवेल्युएशन क्राइटेरिया दिया गया है। आगे बात करें कि 14 लाख के आसपास यहाँ पर 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं CBSE से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से। तो विल बी असेस्ड ऑन द न्यू क्राइटेरिया। तो काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन, तो जो CISCE ये वाला बोर्ड जो है,
ये यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है फॉर लार्जली फॉलो द सीबीएसई फॉर्मूला विद सम एडिशंस दैट विल बी शेयर लेटर इन द वीक। तो ये भी मतलब वही वाला नया वाला क्राइटेरिया ही फॉलो करके चलेंगे, तो कुछ गिना चुना जो एडिशन करना होगा वो कर लेंगे आपस में। तो ये देख लो 30% फाइनल एग्जाम इन क्लास 11, 40% मार्क्स इन स्कूल यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम्स एंड प्री बोर्ड एग्जाम्स इन क्लास 12, और 30% एवरेज ऑफ द एवरेज बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स इन क्लास 10। तो इस तरीके से इनका वैल्यूएशन होगा, ये नया क्राइटेरिया है। ओके, तो जिसके बारे में अभी मैंने पूरा जिक्र आपके सामने किया है। और प्रैक्टिकल्स की अगर बात करें, तो प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 12 विल बी ऑन एक्चुअल बेसिस as uploaded by the school on the CBSE portal. All schools to upload data by June 28। ओके, तो 28 जून तक सभी स्कूल्स को प्रैक्टिकल्स का डाटा अपलोड कर देना, तो एक्चुअल बेसिस पे वो मार्क्स होंगे बच्चों के, जो यहाँ पर जिस तरीके से परफॉर्मेंस वो अपने वाइवा में देंगे। आगे बढ़ते हैं, तो अभी हम डिस्कस करेंगे पहला एडिटोरियल। तो यहाँ पर एडिटोरियल में बात कर रहे हैं हायर सब्सिडी फॉर इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस। तो अभी एक वेलकम मूव की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर इंसेंटिव जो है ना टू व्हीलर्स की, जो यहाँ पर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, तो वो बढ़ा दिए हैं। तो यहाँ पर 50% इंसेंटिव यहाँ पर बढ़ा दिए, जितने पहले इंसेंटिव देते थे उसके हिसाब से 50% वृद्धि कर दी है। तो यहाँ पर 15,000 रुपये यहाँ पर बनेगा पर किलोवाट और। ओके, 15,000 पर किलोवाट और के हिसाब से यहाँ पर दाम में यहाँ पर इंसेंटिव जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। सो एज टू मेक से ई स्कूटर्स प्राइस कॉम्पिटिटिव विद पेट्रोल फ्यूल बाइक्स। तो यहाँ पर देखो, जो पेट्रोल बाइक्स हैं, पेट्रोल स्कूटर्स हैं, उनके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉनिकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स हैं, तो उनको उनका जो दाम है ना वो कॉम्पिटिटिव रहे, मतलब एक जैसा दाम रहे, तो लोग खरीदें यहाँ पर ई स्कूटर्स को भी। तो अभी दाम थोड़ा ज्यादा है ई स्कूटर्स का बैटरीज की वजह से, जितनी बढ़िया बैटरीज होंगी उसके हिसाब से दाम इनका बढ़ता जाएगा। तो सरकार यहाँ पर जो है इंसेंटिव दे रही है। और आगे जो पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पर वही है कि सही तरीके से यहाँ पर जो ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं ना, बड़े पैमाने पर जो तेल हमारा इंपोर्ट होता है, इतने लाखों का करोड़ों का खर्चा हमारा यहाँ पर हो जाता है क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने में, तो उसकी यहाँ पर जो है उसमें कट लगाए। ओके, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बन रहे हैं तो उन्हीं को यूज करें। तो स्विच टू डोमेस्टिक एनर्जी सोर्सेज इंक्लूडिंग रिन्यूएबल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड प्रपोजफुली रिड्यूस कार्बन एमिशंस इन द बार्गेन। तो सरकार यही चाह रही है कि रिन्यूएबल्स, जैसे अभी सोलर एनर्जी के ऊपर, विंड एनर्जी के ऊपर यहाँ पर भारत सरकार फोकस कर रही है। वो 2022 तक का टारगेट है कि 175 गीगावाट की एनर्जी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज से हम लेंगे, बनाएंगे। तो उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। ओके, किसानों को सोलर पंप यहाँ पर जो है दिए जा रहे हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पर ये भी आप इस तरीके का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि खेतों में ही आप सोलर पैनल्स लगाएं, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें, आगे बेच भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ अगर अगर इनफ हो जाती है तो ये पूरा पूरा यहाँ पर सिनेरियो तैयार किया जा रहा है। तो कार्बन एमिशन सबसे बड़ी बात है कि एनवायरनमेंट को सही रखना है। ओके, जितना बढ़िया एनवायरनमेंट होगा, तो दिल्ली जैसा शहर आप देख लो, नॉर्मल हवा भी जो है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर है, इतना खराब हवा है वहाँ। तो यही कारण है कि बड़े शहरों में ज्यादातर बीमारियां जल्दी फैल जाती हैं, क्योंकि एक रास्ता मिल जाता है बीमारी को फैलने के लिए। तो जितनी यहाँ पर गंदा एनवायरनमेंट होगा, उतना साफ रास्ता होगा किसी भी बीमारी को फैलने के लिए। तो आगे बात करें कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टू व्हीलर्स। तो यहाँ पर जो एस्टिमेटेड यहाँ पर जो बात की जा रही है, वो कह रहे हैं कि 175 मिलियन ऑन रोड, 79% ऑफ ऑल व्हीकल्स। तो यहाँ पर इतने मिलियन हम व्हीकल जो है बनाते हैं, सड़कों पर चल रहे हैं। तो 79% ऑफ ऑल व्हीकल्स यहाँ पर जो भारत में ही बनते हैं, जितने भारत में चल रहे हैं। और दिस व्हीकुलर सेगमेंट इज आल्सो लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ पेट्रोल। यहाँ पर पेट्रोल भी बड़े पैमाने पर कंजप्शन इसकी होती है। ओके, और आगे बात कर रहे हैं कि बाय फर्दर इंसेंटिवाइजिंग द स्मॉलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जिसको हम ईवी बोलते हैं, सो एज टू रेव अप incremental demand, we can well be on the way to proactively reducing petrol usage and crude oil import। अगर इस तरीके से इंसेंटिव देकर हम आगे बढ़ते हैं, जो छोटे व्हीकल से अगर शुरुआत करते हैं, जैसे स्कूटर्स वगैरह से अभी शुरुआत कर रही है भारत सरकार, तो यहाँ पर डिमांड बढ़ेगी। जब इंक्रीमेंटल डिमांड बढ़ेगी, लोग आएंगे कि यहाँ पर जो है इंसेंटिव मिल रहे हैं, तो आगे बढ़े। और यहाँ पर एक रास्ता हम यहाँ पर अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे, ताकि कि पेट्रोल का यूज भी कम हो और यहाँ पर जो इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, वो भी कम हो जाए। और आगे फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी के तहत यहाँ पर बात कर रहे हैं, फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी ऑन ईवी एक्चुअली मेक्स फिजिकल एंड मैक्रो इकोनॉमिक सेंस। तो यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक, पूरे भारत की इकोनॉमिक के हिसाब से बात करें, तो यहाँ पर फायदा यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, कंज्यूमर्स का। सो विद ए ग्लोबल स्केल ईवी मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स,
वुड आल्सो बी एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन। तो अगर हम यहाँ पर देखो बड़े पैमाने पर ग्लोबल स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करते हैं, तो सीधी सी बात है कि एक्सपोर्ट का भी एक चांस बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट भी हम कर सकेंगे कल को फ्यूचर में, जब ज़्यादा प्रोडक्शन हो, डिमांड बढ़ेगी पूरे विश्व भर में भी, अगर अच्छे दामों पर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम अवेलेबल करवाते हैं। सो आगे बात करें कि अभी के समय में वी डू नीड टू स्टेप अप रिसोर्स एलोकेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफ कोर्स टू रीप स्केल इकोनॉमीज, रिमूव रिजिडिटीज एंड रेज एफिशिएंसी लेवल्स। एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात होती है। जो रुकावटें आ रही हैं, रिजिडिटीज रास्ते में आ रही हैं, उनको रोकना, उनको साइड पे करना सबसे बड़ी बात है। तभी जो है हम अपने व्हीकल्स को, उनका जो दायरा है ना, उसको बढ़ा पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली बात वही है कि यहाँ पर सही तरीके से रिसोर्स जो है ना एलोकेशन हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के चलते कि मैं सही तरीके से जो रिसोर्सेज है उनका हम यहाँ पर यूज कर पाए, वो तो ये सबसे बड़ी बात है। तो उसमें एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात है, जो रिजिडिटीज आती है उनको साइड पे करना वो सबसे बड़ी बात है। इकोनॉमी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन तैयार करना, तो सबसे बड़ा टारगेट है हमारा। बट टू व्हीलर्स बूस्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड कैन वेल कम्प्लीमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एंड मास मोबिलिटी। तो जो टू व्हीलर्स है ना, तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इसको कहा जा रहा है कि मतलब लोग इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको साधन नहीं मिल रहा है, तो अगर टू व्हीलर है तो तब भी आप जहां पर जाना चाहे आप जा सकते हैं। और अच्छे तरीके से जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को आप कॉम्प्लीमेंट जो है ये टू व्हीलर जो है दे सकते हैं। और बड़े पैमाने पर लोग जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, अभी भी करते हैं। अभी पेट्रोल जो है उसका इस्तेमाल होता है इनको चलाने के लिए, और अगर ईवी आते हैं तो यहाँ पर लोग इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्राइसिल की एक रिपोर्ट की बात की जा रही है। क्राइसिल जो है ये भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ओके, जो अलग अलग जो है सेक्टर्स में रेटिंग्स देती हैं कि कौन सा अदारा कितनी प्रगति पर है। ओके, और क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस है कंपनी की। तो इससे इन्वेस्टर्स को अंदाजा हो जाता है कि कोई कंपनी जो है कितने पानी में है। अगर पैसा लगाते हैं, कल को पैसा वापस आएगा या डूब जाएगा। ओके, तो रेटिंग देती है यहाँ पर ये एजेंसीज। तो अभी इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है कि अबाउट 95% ऑफ ई स्कूटर्स इन इंडिया आर नॉट एलिजिबल फॉर इंसेंटिव स्कीम। तो ये बात इनके द्वारा की जा रही है कि 95% जो ई स्कूटर्स हैं वो एलिजिबल ही नहीं है जो यहाँ पर इंसेंटिव स्कीम दी जा रही है उसके अंतर्गत, एज दे फेल टू मीट मिनिमम क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड। तो यहाँ पर जो क्राइटेरिया है कि मतलब जिसके अंतर्गत इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो उसके अंतर्गत ही मतलब ये जो ई स्कूटर से नहीं पहुंच रहे, जो यहाँ पर सरकार के द्वारा मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया। तो यहाँ पर सबसे पहली बात कर रहे हैं कि ए रेंज ऑफ 80 किलोमीटर ऑन ए सिंगल चार्ज एंड ए टॉप स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है कि तभी यहाँ पर इंसेंटिव मिलेंगे जब 80% 80 किलोमीटर के मतलब तक यहाँ पर जो है एक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है टू व्हीलर चल पाए सिंगल चार्ज में, एक बार जब चार्ज कर दिया। और यहाँ पर टॉप स्पीड कम से कम 40 किलोमीटर प्रति आवर की हो। तो अभी इसी को भी यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा पा रहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के द्वारा। Mandating higher efficiency standards would enable an EV to travel a given distance on a smaller, more cost-effective battery pack। तो सबसे बड़ी बात बैटरी के ऊपर ही निर्भर करती है। जितनी यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिव बढ़िया क्वालिटी की बैटरी मिल जाएगी, उतना सस्ता दाम मिलेगा, उतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी। तभी यहाँ पर जो है अगर अच्छे यहाँ पर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स निकल कर आते हैं, तभी जो है ईवी जो है बड़े पैमाने पर यूज की जा सकेगी आगे आने वाले समय में, बड़ी डिस्टेंस को यहाँ पर ट्रेवल करने के लिए, कवर करने के लिए। और आगे यहाँ पर बात करें, वी नीड एक्सप्लोर बैटरी न्यू बैटरी केमिस्ट्रीज। तो वो भी, इनको भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है भारत की इकोनॉमी में, जो अलग अलग यहाँ पर इंडस्ट्रियल दायरा है उसके साइड से, सच एज मेटल ऑक्साइड कॉम्बिनेशन एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। तो ये काफी, अगर हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात करूँ तो इसकी बैटरीज काफी जो है आपको एफिशिएंसी देंगी। जितना आप यहाँ पर फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल करेंगे, चार्ज करेंगे, तो बड़े पैमाने पर जो है आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। ओके, मेटल ऑक्साइड कॉम्बिनेशन अगर करते हैं तब भी फायदा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी अभी फर्दर रिसर्च चल रही है। ओके, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की अगर बात करें तो इसका खतरा यही है कि अगर टकराती है कोई चीज, तो हाइड्रोजन अगर ब्लास्ट करता है तो बहुत जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है, इसका नुकसान काफी हो जाता है। टू बेटर लीवरेज डोमेस्टिक रिसोर्स एंडोमेंट्स टू रेव अप इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो सही तरीके से ये जो दो उदाहरणें दी गई कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स को यहाँ पर यूज कर ले या मेटल ऑक्साइड कॉम्बिनेशन को यूज करें ना, जो कि डोमेस्टिक जो रिसोर्स एडोमेंट है, जो हमारे यहाँ पर घरेलू तौर पर जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको यूज करके उससे बेटर लीवरेज जो हम यहाँ पर बना पाए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के मामले में। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर पेश किया गया है। सब्सिडी जो है बढ़ा, अगर जितनी यहाँ पर सब्सिडी बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक परफॉर्मेंस जो है वो भी बढ़ती जाएगी। तो ये ऑथर का मानना है यहाँ पर। तो अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो ये बात यहाँ पर की जा रही है डिफेंस सेक्टर के बारे में। तो ये अभी वेपनाइज इंडिजनाइजेशन स्मार्टली। ओके, तो यहाँ पर सही तरीके से अगर आप घरेलू उत्पादन भी बढ़ाना चाह रहे हैं वेपन्स का, तो उसको सही तरीके से बढ़ाए। डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें
तो अभी ये बातें क्यों आ रही हैं, क्योंकि अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी अनाउंसमेंट की है कि यहाँ पर एक नई जो है ना पॉजिटिव इंडिजेनेशन लिस्ट जो है यहाँ पर बनाई गई है। अभी उसकी अनाउंसमेंट की गई एंड अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट 75I सबमरीन टेंडर अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल का मतलब है इसमें प्राइवेट प्लेयर्स को अभी मौका दिया जाएगा कि आप भी पार्टनरशिप करो और जो है अलग अलग जो भी प्रोजेक्ट डिफेंस के लिए हमें चाहिए तो उसको उसके निर्माण में आप भी आगे हो। जैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I की बात कर रहे हैं तो उसके तहत अभी सबमरीन टेंडर जो है दिया जाएगा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत ही। तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स, भारत के प्राइवेट प्लेयर्स को यहाँ पर दिया जाएगा कि आप आगे आओ और इन सबमरीन्स का निर्माण करो प्रोजेक्ट 75I के तहत। ओके, तो पहले भी यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन्स बनाई गई हैं। वो उसका जो वो डिजाइन है वो स्कॉर्पियन क्लास है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स का निर्माण किया गया है। फ्रांस ने भी उसमें हमें टेक्नोलॉजिकल मदद दी है। हालांकि ज्यादातर वहां पर इंडिजनाइजेशन ही किया गया कि हमारी अपनी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, लेकिन फ्रांस की टेक्नोलॉजी का भी वहां पर इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो आगे यहाँ पर बात करें जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल है provides crucial policy guidance to Indian defense manufacturers. Okay, तो part of Government of India's Atmanirbhar Bharat campaign, the focus on domestic defense production aims to develop a sustainable Indian defense supply chain. तो मकसद यही है सरकार का कि डिफेंस प्रोडक्शन भारत की बढ़े और डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़े और यहाँ पर सस्टेनेबल इंडियन डिफेंस सप्लाई चेन बढ़े, कि भारतीय कंपनीज आगे आए और वो हमारे डिफेंस में जितनी भी डिमांड है हमारी आर्म फोर्सेस की, नेवी की, कि हमें ये जहाज चाहिए, हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, हमें ये वेपन चाहिए, तो हम खुद से बना कर दें। हमारी अगर प्राइवेट इंडस्ट्री भी है ना तो वो इतने बड़े पैमाने पर वो सशक्त हो। जैसे अमेरिका की बात कर लो, बोइंग है, प्राइवेट कंपनी है लेकिन जहाज बना बना कर देती है वो अमेरिका की डिफेंस को भी और यहाँ पर बाहर भी बेचती है। ओके, तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा खासा जितने भी यहाँ पर भारत में जहाज आते हैं ज्यादातर बोइंग के ही होते हैं वो। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है। आगे बात कर रहे हैं, बट अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव इन ए टाइम बाउंड मैनर वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट डिफेंस पार्टनरशिप्स। तो अगर हम चाह रहे हैं कि इस ऑब्जेक्टिव को समय रहते हासिल कर लें तो ये तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक यहाँ पर हम डिफेंस पार्टनरशिप्स के ऊपर फोकस नहीं करेंगे विद लाइक माइंडेड पार्टनर कंट्रीज एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर पार्टनरशिप्स किसके साथ करनी है, मतलब जिनके लाइक माइंडेड कंट्रीज, मतलब जिनके विचार मिलते हैं जिन कंट्रीज के भारत के साथ, उनके साथ करो। जैसे फ्रांस की बात करें, अच्छा खासा सपोर्टर है हमें, राफेल विमान उसने दिए हैं। ओके, तो भारत ने वहीं से खरीदे हैं। तो और भी जो टेक्नोलॉजी है उसके रिगार्डिंग फ्रांस कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे। और यहाँ पर ऑथर यही बात सुझा रहे हैं कि ऐसे कंट्रीज के साथ हमें पार्टनरशिप बनाकर चलनी है और साथ में जो भारत का प्राइवेट सेक्टर उसके साथ भी यहाँ पर पार्टनरशिप बनाकर चलनी है। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो नई गाइडलाइंस है तो यहाँ पर उसका जो उद्देश्य है वो यही है, टू मेक प्रोक्योरमेंट साइकिल लेस कम्बरसम फास्टर एंड लेस कंट्रोवर्शियल। कि जो यहाँ पर खरीद होगी ना, प्रोक्योरमेंट, तो यहाँ पर जो गाइडलाइंस है कि जब खरीद करनी है हमने तो यहाँ पर रुकावटें कम से कम हो यहाँ पर और जल्दी से जल्दी हो और यहाँ पर कंट्रोवर्सी ना हो। जैसे अभी देखो राफेल विमान की बात करें तो उसकी खरीद करनी थी तो 5-6 साल तो अभी उसकी डीलिंग के ऊपर ही लग गए। ओके, तो उसके ऊपर भी बाद में काफी कंट्रोवर्सी रही कि सरकार ने दाम ज्यादा दे दिया है। ओके, और मतलब पहले दाम कुछ और था, सरकार कुछ छिपा रही है। तो ये सब चीजें कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए और जल्दी हो जानी चाहिए, तो भारत में काफी डिले हो जाती है। ओके, तो कब की ये डिमांड थी कि राफेल विमान चाहिए, तो अभी ये पिछले साल आए। ओके, तो ये चीज दिक्कत करती है। वैसे ही हमारे पास वैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि अपने दम पर कुछ बढ़िया विमान बना ले, तो बाहर से भी अगर मंगवाने तो काफी डिले हो जाता है। और दूसरी ओर पाकिस्तान की बात करें, उसको अमेरिका और चाइना जो है वो सपोर्ट कर देता है। ओके, तो आगे बात कर रहे हैं ओवर द पास्ट ईयर, तो पिछले साल जिस हिसाब से यहाँ पर गुजरा है। दीज इंक्लूड द डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर 2020, तो इसका डीपीपी की बात कर रहे हैं 2020 की, विच रेसेस एफडीआई लिमिट फ्रॉम 49% टू 74%। तो यहाँ पर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट जो है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई थ्रू द ऑटोमेटिक रूट इन डिफेंस प्रोडक्शन। तो अपने आप जो है डिफेंस प्रोडक्शन में बाहर की कंपनी जो है पार्टिसिपेट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पर लिमिट बढ़ा दी गई। ओके, तो यहाँ पर जो अगर ऑटोमेटिक रूट की बात करें या गवर्नमेंट रूट की बात करें, ये भी दो रूट होते हैं यहाँ पर। ऑटोमेटिक मतलब अपने आप आके इन्वेस्टमेंट करो और लगाओ प्लांट, और गवर्नमेंट रूट जब होगा तो फिर बाकी जो भी कंपनी आएगी पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जब परमिट कर देगी कि आपकी कंपनी हमारे देश में आकर जो है अपना प्लांट लगा सकती है डिफेंस प्रोडक्शन में, चाहे कोई भी किसी भी तरह का प्लांट हो, तो वहां पर दोनों तरह के रूट होते हैं, एक ऑटोमेटिक और यहाँ पर एक गवर्नमेंट रूट। गवर्नमेंट जब परमिशन देगी तभी आप प्लांट लगा पाओगे। तो गवर्नमेंट रूट ये कहता है, ऑटोमेटिक रूट में खुद आ जाएंगे आप। ओके, जब एक बार भारत ने यहाँ पर
लिमिट बढ़ा दी है, एफडीआई की लिमिट बढ़ा दी है डिफेंस प्रोडक्शन में। और आगे बात करें कि रिजर्विंग 63% ऑफ डिफेंस बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले फॉर डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट। और तो यहाँ पर जो बजट है कि जो डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट खरीद करनी है यहाँ पर हथियारों की, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है डिफेंस के ऊपर, उसको भी यहाँ पर 63% यहाँ पर रखा गया है। 63% यहाँ पर रिजर्व सिर्फ इसीलिए है कि यहाँ पर खर्चा करना है या डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के ऊपर, जो खरीद करनी है हथियारों की, कुछ भी चीज की, यहाँ पर हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं उनके लिए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि डिस्पाइट दीज रिफॉर्म्स टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज प्लेग्ड बाय बैरियर्स टू एंट्री। तो यहाँ पर ये रिफॉर्म्स हैं भारत सरकार जो लेकर आ रही है, फिर भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग मतलब डिले होती जा रही है, मतलब जिस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की यहाँ पर बात करें, ऑफन हैज नो ऑप्शन बट टू रिलाई ऑन न्यू फर्म्स फॉर प्रोक्योरमेंट। और कोई ऑप्शन नहीं है, और यहाँ पर नई फर्म्स के ऊपर यहाँ पर जो है रिलाई करना पड़ेगा, निर्भर करना पड़ेगा खरीद करने के लिए, रिजल्टिंग इन अनसर्टेन आउटकम्स ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटिशन एंड इनोवेशन। तो यहाँ पर अनिश्चितता यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन है नहीं है भारत में डिफेंस सेक्टर के क्षेत्र में। भारत को जो चीज चाहिए होती है, अगर भारत में नहीं बन पा रही है तो उसको खरीद लेते हैं। तो यहाँ पर कोशिश नहीं करते कि यहाँ पर भी बनाए, और प्राइवेट प्लेयर्स को मौका दें कि वो भी यहाँ पर अलग अलग डिफेंस जो है इक्विपमेंट बनाए, हथियार बनाए, टैंक्स बनाए, ओके, मिसाइल्स बनाए। अगर प्राइवेट प्लेयर्स बनाते हैं तो आपस में अगर कंपटीशन होता है तो बढ़िया इनोवेशन निकल कर आएगी। कंपटीशन ही नहीं है जहां पर, तो इनोवेशन कहाँ से आएगी? ओके, तो यही यहाँ पर भारत का सिनेरियो है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात करें कि इंडिया लैक्स एक्सपर्टाइज एंड कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सेवरल कोर सबसिस्टम्स ऑन द इंडिजेनाइजेशन लिस्ट। तो यहाँ पर देखो, एक जो लिस्ट यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा बनाई गई, जिसको ये कहा जा रहा है कि इंडिजेनाइजेशन लिस्ट, मतलब जिन जिन सेक्टर्स को, जिन 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 सेक्टर्स में जिन इक्विपमेंट्स का हम घरेलू उत्पादन बनाएंगे, ओके, तो यहाँ पर वो सब चीजें इस लिस्ट में है, और जिसको इंडिजेनाइजेशन लिस्ट हम बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वही बात करेंगे, एक्सपर्टाइज ही नहीं है यहाँ पर, कैपेबिलिटी नहीं है कि प्रोड्यूस कर सकें हम यहाँ पर जो भी इंडिजिनाइजेशन लिस्ट में यहाँ पर जो इक्विपमेंट डाले गए कि कोई जो भी हथियार बनाना है। सो मेनी सिस्टम्स विल बी डेवलप एंड प्रोड्यूस डोमेस्टिकली फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ऐसे कुछ सिस्टम्स डेवलप किए गए हैं डोमेस्टिकली। सो वेदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड कैपिटल टू क्रिएट दिस कैपेसिटी रिमेन्स टू बी सीन। तो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि जो ये डेवलप किए गए नए सिस्टम, तो क्या आगे आगे फर्दर परस्यू कर पाएंगे वो जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे, क्या उनके पास उतनी नॉलेज है जितना एक हथियार बनाने के लिए चाहिए होती है, स्किल्स हैं, उतना पैसा है, ओके, ता जो कि वो मतलब आगे बढ़ पाए। तो ये देखना पड़ेगा, आने वाले समय में पता चलेगा जब आगे बढ़ेंगे। हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर रहे हैं, वी नीड टू पब्लिश एस्टैब्लिश मैकेनिज्म टू असेस एंड डी रिस्क एक्विजिशन प्रोग्राम्स बिफोर लार्ज प्रोडक्शन कमिटमेंट्स आर मेड। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यहाँ पर चाहिए कि ऐसा मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करे कि असेस करे पहले से, तो डी रिस्क एक्विजिशन प्रोग्राम हो, तो मतलब रिस्क ना हो अगर फर्दर प्रोग्राम कोई आगे बढ़ता भी है, इन्वेस्टमेंट होती भी है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कमिटमेंट करनी है, उससे पहले सारा का सारा मैकेनिज्म एक बार चेक कर लिया जाए कि जिनको यहाँ पर ऑर्डर दिया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को, कि आगे वो आगे काम कर भी पाएंगे, ओके, इतने सक्षम है वो, ओके। तो ये चीज यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं अपनी ओर से। आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि टाइम डिलेस, ये सबसे बड़ा कंसर्न है। मतलब जब डिले हो जाता है किसी चीज का, कि ऑर्डर कब के आए हैं और अभी तक जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको बना ही नहीं पाई। तो जो अभी हमने परसों भी बात की थी, जो ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री बोर्ड है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, तो उसका भी जो है कॉर्पोरेटाइजेशन जो है भारत सरकार के द्वारा कर दिया गया है। उनको 7 अलग अलग कंपनीज में तोड़ा जाएगा, वो तो प्राइवेट प्लेयर्स को वहां पर डाला जाएगा। तो वही रीजन है कि जो भी डिफेंस फोर्सेस डिमांड करती थी कि हमें ये हथियार चाहिए, तो टाइम बाउंड मैनर में वो मिलता ही नहीं था, ओके। तो फिर बाद में हमारी डिफेंस फोर्सेस कोई और डीलर ढूंढती थी, ओके, तो जहां से वो खरीद कर ले। तो वही बात करने आगे कि मेजर वेपन सिस्टम take longer to develop in India, cost more and deliver fewer quantities and capabilities than originally planned। तो जो यहाँ पर बड़े वेपन सिस्टम्स हैं, ओके, तो यहाँ पर भारत में बहुत लंबा समय लेते हैं कि मतलब उनको डेवलप करने के लिए, सबसे पहले डेवलप करना बहुत टफ है, खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, और यहाँ पर अब जब डिलीवरी की बात आती है ना, तब भी बहुत कम क्वांटिटीज डिलीवरी कर पाती है। अगर हम भारत के R&D की देख लो, भारत की जो डिफेंस प्रोडक्शन की क्षमता उसको देख ले तो, और यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज की बात करें तो वो भी बहुत कम होती है, जो पहले से प्लान होती है कि कितने काबिल, हम कोई नया प्रोजेक्ट बनाया, हमने कोई नया यहाँ पर वेपन सिस्टम बनाया, कितना काबिल है, ओके, तो उसमें भी वो कम ही होता है, इतना बढ़िया नहीं बनता वो। तो यहाँ पर 40 साल से ऊपर हो गए, एक तेजस विमान बना रहे, तो वो ढंग से नहीं बन पाया हमसे, हर बार फेलियर कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये देख लो यहाँ कहाँ तक हमारी जो है ना रिसर्च कहाँ तक है, तो उसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हो, ओके।
तो प्राइवेट प्लेयर्स को अमेरिका ने समय रहते इजाजत दे दी, तभी यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग आगे आए। अच्छा खासा पैसा प्राइवेट प्लेयर्स ने, प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने उन रिसर्चर्स को दिया। ओके, आगे उन्होंने रिसर्च की तो आगे बढ़े वो। ओके, तो यहाँ पर जब तक सरकार के सहारे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं बनता। तो यहाँ पर कंपटीशन जब तक नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। तो वही बात कर रहे हैं, डोमेस्टिक R&D एजेंसीज and other PSUs have in many equation processes claimed the wherewithal to meet military requirements regardless of their capability to deliver timely or economically viable solutions। तो जो डोमेस्टिक R&D एजेंसीज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एजेंसीज हैं, और जो बाकी के जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे इक्वेशन प्रोसेस इनके अंतर्गत ऑलरेडी हैं। ओके, जो अक्वायर किए हुए हैं इन्होंने कंपनीज को, तो ये क्लेम करती हैं हर बार कि यहाँ पर जो मिलिट्री रिक्वायरमेंट है उनको हम पूरा कर रही है। ओके, तो यहाँ पर बेशक उनकी कैपेबिलिटी जो है वो थोड़ी अलग हो। ओके, तो यहाँ पर जो टू डिलीवरी टाइमली और इकोनॉमिकली वायबल सोल्यूशन, तो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर वायबल सोल्यूशन देते हैं। ओके, लेकिन सिनेरियो कुछ और ही है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी विल इंडक्ट ऑल इट्स प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स। तो यहाँ पर देखो, जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि प्रोजेक्ट 75 एक था जहां पर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स बनाई गई, तो यहाँ पर उसको इंडक्ट कर रही है इंडियन नेवी, अभी इंडक्ट कर रही है। तो बहुत समय लगा इन सभी 6 यहाँ पर कुछ सबमरीन्स बनाई गई थी। ओके, कलवरी क्लास की, स्कॉर्पियन क्लास की, तो अभी काफी समय लगा उनको यहाँ पर इंडक्ट करने में। और अभी प्रोजेक्ट 75 आई आ गया, तो सीरीज ऑफ सबमरीन्स विदाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम। तो यहाँ पर भी जो है सबमरीन्स बनाई जाएगी, तो यहाँ पर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। This was after partnering with a foreign manufacturer was declined and work with the DRDO to develop the system domestically was decided। तो ये क्यों हुआ, अभी इस सिस्टम को क्यों नहीं डाला जाएगा? क्योंकि पहले जो प्रोजेक्ट 75 था, तो यहाँ पर एक फॉरेन मैन्युफैक्चरर यहाँ पर हमारा साथ दे रहा था। जैसे मैंने फ्रांस की बात की, फ्रांस यहाँ पर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा था हमारे साथ। ओके, तो यहाँ पर अभी जो काम होगा वो DRDO के साथ होगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर डोमेस्टिकली जो इन्होंने सिस्टम डेवलप किया ना, तो उसको लगाया जाएगा। ओके, तो ये बात अभी की जा रही है इस एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के अलावा। ओके, तो उसको हटाकर अभी DRDO ने जो डेवलप किया उसको लगाया जाएगा, जो नई सबमरीन्स बनाई जाएंगी। तो आगे बात करें द लिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवली डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम्स, उनकी बात करें, इसकी पूरी लिस्ट की बात करें, दैट हैव सीन डिलेज इन डेवलपमेंट एंड डिलीवरीज इज लॉन्ग। यहाँ पर जैसे जहां पर डेवलपमेंट भी हुई है लेकिन डिलीवरी देते देते काफी समय लग गया। तो उसकी अगर बात करें तो लाइट कॉम्बैट, यहाँ पर एयरक्राफ्ट की बात करें, ओके, LCA तेजस विमान जैसे जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और ये बनाया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, तो काफी डिले हुआ इसको बनाते बनाते। आगे बात करें तो DRDO डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक, जिसको MBT बोलते हैं। फिर इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की बात करें, बीइंग बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड, तो अभी बन रहा है वो अभी। और आगे बात कर रहे हैं धनुष 155 mm 45 हॉबिट्जर बीइंग बिल्ट बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसकी हमने परसों बात की थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जिसने ये वेपन बनाया, तो ये गन है। तो काफी डिले हो गया इन सबको बनाते बनाते। सो दे पॉइंट टू रिस्क एसोसिएटेड विद रिलाइंग ओनली ऑन इंडिजीनियस डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सभी कहते हैं कि हमने जो भी डेवलप किया है हमारी खुद की रिसर्च है और यहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है, मतलब भारतीय जो टेक्नोलॉजी उसी के हिसाब से। और आगे बात करें ऑप्टिंग फॉर मोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद इंडस्ट्री एंड पार्टनर कंट्रीज कैन हेल्प एड्रेस दीज कंसर्न्स, रिड्यूस रिस्क। तो यहाँ पर रिस्क कम किया जा सकता है अगर अच्छे देशों के साथ हम संबंध बनाकर चलते हैं जो इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनका अगर सहायता लेते हैं, तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड अल्टीमेटली प्रमोट नॉलेज ट्रांसफर एंड स्किल डेवलपमेंट, तो दूसरे देशों की मदद लेते हैं जो इन फील्ड्स में पहले अच्छा कर चुके हैं, तो स्किल डेवलपमेंट होगी भारत में भी, नॉलेज ट्रांसफर होगी, और दिस विल मेक फॉर ए मोर कैपेबल एंड इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इंडियन डिफेंस सेक्टर। इंटरनेशनल लेवल पर जो है कंपटीशन बढ़ेगा भारतीय डिफेंस सेक्टर की अगर बात करें, इस तरीके से अगर फॉरेन प्लेयर्स की मदद ली जाती है तो। और आगे बात हो रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एफर्ट्स टू एड्रेस दिस बाय रेजिंग कैप्स ऑन डिफेंस सेक्टर FDI हैव नॉट मेट विद मच इंटरेस्ट फ्रॉम इंटरनेशनल प्लेयर्स। तो भारत सरकार जिस तरीके से एफर्ट कर रही है ना कि यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में FDI जैसे बढ़ा दिया 74% तक लेके, कि बाहर से जो अलग अलग कंपनीज है वो हमारे डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर आ नहीं रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उस पैमाने पर इंटरेस्ट नहीं जता रहे हैं अपना भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहला रीजन बता रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं, तो इस दैट को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन वेंचर्स हैव हैड टू कंटेंट विद पॉलिसी इंस्टेबिलिटी। तो जब भी कोई कंपनी भारत में आएगी तो भारतीय कंपनीज के साथ जो है मिलकर काम करेगी, तो वही को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं।
और को प्रोडक्शन वेंचर्स की बात करें, जब जॉइंट वेंचर्स बनेंगे तो यहाँ पर इसके चलते ना जो है पॉलिसी जो इंस्टेबिलिटी है ना, तो उसका डर रहता है कि भारत सरकार पता नहीं कब पॉलिसी को बदल दे। ओके, तो आके हमने यहाँ पर शुरुआत तो कर दी। ओके, बाद में क्या होगा फ्यूचर का पता नहीं है। और गवर्नमेंट भी यहाँ पर स्टेबल नहीं रहती है ज्यादातर। ओके, तो ये काफी समय बाद है कि स्टेबल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है, तो ये भी एक रीजन रह जाता है। ओके, तो जितनी स्टेबल गवर्नमेंट होगी उतना यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है कि सरकार तो एक ही रहने वाली है ना, तो रूल्स एक जैसे रहेंगे। ओके, जो भी यहाँ पर आइडियोलॉजी होगी उसके हिसाब से। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। तो दिस हैज बीन ड्रिवन बाय फ्रीक्वेंसी with which India's defense procurement has adopted the government-to-government route, bypassing indigenization requirement due to the inability to include open competitive procurement processes। तो यहाँ पर वही बात करेंगे, सब कुछ जो हो रहा है तो उसके पीछे की जो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी है, तो वही है कि जो भारत का जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, तो यहाँ पर जो खरीद होती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट होती है। ओके, तो सरकार के साथ ही ज्यादातर जो है यहाँ पर जो है संबंध होता है। जैसे हमने यहाँ पर फ्रांस की सरकार के साथ गुहार लगाई, तो उनके साथ ही हमारी सरकार की बातचीत चलती है। ओके, तो यहाँ पर जो इंडिजनराइजेशन जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसको हम एक साइड पे कर देते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। तो जो चीज हमें मिलती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट से, हम उसको प्रोक्योर कर लेते हैं, भारत सरकार खरीद कर लेती है। जैसे राफेल की यहाँ पर खरीद हुई। वो तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं बहुत सारे हथियार। तो अभी जो एक एक करके जो MiG-29 जहाज जो गिर रहे हैं भारत में, मतलब जो हमारे नए पायलट तैयार किए जाते हैं, वो उनको वो विमान दिए जाते हैं कि आप उड़ाओ, तो वो एक एक करके गिर रहे हैं। हर हफ्ते कोई ना कोई विमान गिर जाता है। तो वो क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि पहले ऑलरेडी वो रशिया उनको यूज कर चुका है और यूज करके हमें दे दिया है रशिया ने। उसको अब आगे चला जाके चलने के हालात में वो है नहीं है, तो इसलिए वो गिर जा रहे हैं। ओके, एज होती है हर एक चीज की, तो वो उम्र उनकी हो चुकी है, तो उसी को मतलब जबरदस्ती चला रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि एयर डिफेंस के फील्ड में हम थोड़ा पछड़ रहे हैं। ओके, तो पाकिस्तान स्ट्रांग हो रहा है क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट है चाइना की और अमेरिका की। ओके, तो भारत अपने दम पर आगे बढ़ रहा है। तो अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पर एयर डिफेंस है नहीं अभी, अगर विमानों की बात करें। राफेल अभी आया लेकिन उसकी गिनती इतनी ज्यादा नहीं है। ओके, और आगे बात करें, ड्यू टू अनेबिलिटी टू कंक्लूड ओपन कॉम्पिटिटिव प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, तो यहाँ पर अपने ही इंडियनाइजेशन जो रिक्वायरमेंट होती है उसको एक साइड पे इसलिए कर दिया जाता है कि यहाँ पर काबिलियत ही नहीं है कि जो है बड़े पैमाने पर कॉम्पिटिटिव जो है ओपन कंपटीशन यहाँ पर हो, उसके हिसाब से जो है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ पर चले, जो अच्छा यहाँ पर प्राइस देगा, अच्छी क्वालिटी देगा, उसको हम खरीदें। तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जो यहाँ पर किसी देश के साथ डील हो गई तो चलो ठीक है, सबसे बढ़िया यही लग रहा है, इसको उठा लो, खरीद लो। So there have been cases where acquisition programs have been cancelled midway and re-tendered thereafter। तो यहाँ पर ऐसे भी प्रोग्राम, ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पर अगर एक्विजिशन प्रोग्राम को चल रहा है, मतलब हमने ये चीज अक्वायर करनी है, खरीदनी है, तो उनको रास्ते में ही कैंसिल कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर री टेंडर उनके यहाँ पर जो है निकाले जाते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए डरते हैं। ओके, तो पता कुछ नहीं है कि कब दिमाग घूम जाए और कब क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पर विश्वास नहीं है अभी। और आगे यहाँ पर जो हिस्ट्री बता रही है, तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। वाइल एक्सपेंशन ऑफ द पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट प्रोवाइड्स इंडियन कंपनीज notional advantage and development and manufacturing of some of listed items with need technology cooperation and international partners। तो यहाँ पर इतिहास तो यही बताता है कि जब भी एक्सपेंशन करते हैं, जो हमारी इंडिजनरेशन की लिस्ट है कि हमने इन दायरों पे अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, प्रोडक्शन पर निकालनी है, तो यहाँ पर इंडियन कंपनीज को एक यहाँ पर एक नोशनल एडवांटेज मिल जाता है कि वो यहाँ पर डेवलपमेंट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। जो भी यहाँ पर कुछ लिस्टेड आइटम्स, उसमें से कुछ आइटम्स उठा लें जिनकी इक्विपमेंट के ऊपर ये काम करना शुरू कर दें। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन चाहिए। तो टेक्नोलॉजी कॉपरेशन तभी आएगा जब इंटरनेशनल पार्टनर्स होंगे। जिस देश ने पहले से इस मुद्दे के ऊपर काम कर लिया, किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के ऊपर काम कर लिया, तो उसके साथ पार्टनरशिप होगी, कॉपरेशन होगी, तभी काम आगे बढ़ पाएगा। बट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की अगर बात करें, प्रोसीड्स टू क्विकली ऑफ ऑन इंडिजनाइजेशन, तो यहाँ पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स यहाँ पर दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। अगर हम इंडिजनाइजेशन की बात करें, मैनी फॉरेन कंपनीज, original equipment manufacturers and tier 1 may reconsider their business strategies and joint ventures under the many procurement categories in DPP 2020। तो ये 2020 का जो मैंने शुरुआत में आपको ये बताया था इसके बारे में, तो ये यहाँ पर बात की जा रही है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोडक्शन 2020। तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर FDI लिमिट भी बढ़ाई गई थी। ओके, तो यहाँ पर बजट भी बढ़ा दिया गया। तो उसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फॉरेन कंपनी जो है, जो यहाँ पर ओरिजिनली इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, तो यहाँ पर उनके साथ तालमेल यहाँ पर बैठाना होगा। यहाँ पर रिकंसिडर करना होगा जो बिजनेस स्ट्रेटेजीज हैं, जो जॉइंट वेंचर्स है, ओके, उनके रिगार्डिंग जब भी आप नई खरीद करोगे। ओके, यहाँ पर DPP 2020 के तहत। ओके,
The most productive way forward may be one that proceeds more slowly with encouraging domestic only manufacturing and focus on building international partnerships that address India's strategic needs. तो यहाँ पर ऑथर बात करें कि स्लोली स्लोली आगे बढ़ो और सही तरीके से आगे बढ़ो और अपनी डोमेस्टिक जो क्षमता है उसको भी बढ़ाओ और यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग उसको भी बढ़ाओ, लेकिन यहाँ पर इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स भी रखो। ओके, तो यहाँ पर जो जरूरतें हैं ना तो वो तभी पूरी होंगी। तो जरूरत अभी है कि हमें एक बढ़िया विमान चाहिए, तो ऑन द स्पॉट विमान नहीं बन जाएगा यहाँ पर। ओके, तो उसको भी हमें टाइप इंटरनेशनली पार्टनरशिप्स को भी टाइप बनाकर चलना होगा। तो यहाँ पर समय तो यही कह रहा है। और यहाँ पर इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इज वेल पोजिशन टू प्रोवाइड डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इंडिया यूएस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं कि इस मुकाम पर यहाँ पर है अभी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई जाए और यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की जाए। हमारे जो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो यहाँ पर विमान बनाएंगे या कोई भी डिफेंस प्रोडक्ट बनाएंगे उसके बारे में। तो एग्जिस्टिंग जो मैकेनिज्म्स हैं तो वो उसकी बात करें, लाइक द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव और डीटीटीआई की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एंड जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स होल्ड द पोटेंशियल टू मीनिंगफुली एडवांस को डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, identifying operationally relevant systems for development, commercialization, export opportunities will be central to this। तो यहाँ पर सिंपल बात वही है कि आपस में हम आगे बढ़े। तो यहाँ भी के जो मैकेनिज्म अभी काम कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के तहत, ओके, तो यहाँ पर जॉइंट जो वर्किंग ग्रुप्स बनाए गए हैं तो इनके पास इतना पोटेंशियल है कि यहाँ पर को डेवलपमेंट की जा सके किसी दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर। यहाँ पर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उनको अच्छे से डेवलप किया जा सके। तो ऑपरेशनली जो रेलेवेंट सिस्टम है डेवलपमेंट के उनको यहाँ पर आइडेंटिफाई करो, उनका कमर्शलाइजेशन करो, बाद में उस चीज को बेचो भी। जब चीज आप अच्छी बना लेते हो तो अच्छी बन जाती है तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाती है। ओके, तो वही बात कर रहे हैं। तो आगे बात करें जो जो पोटेंशियल है ना इस कॉर्पोरेशन का उसको सेंट्रलाइज करो। तो यहाँ पर उसको पैसा यहाँ पर लगाओ, कैपिटलाइज करो उस पोटेंशियल को। एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द चेंजेस इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डज बिजनेस। तो जो रास्ता मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यहाँ पर बनाएगी बिजनेस करने के लिए तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि कॉर्पोरेशन कैसी होगी यूएस के साथ, कैसा पोटेंशियल हमारा होगा, किस तरीके से हम पैसा लगाएंगे। आइडेंटिफाई करो की डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज एंड इंसेंटिवाइजिंग जॉइंट वेंचर्स। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है, अगर किसी दायरे की शुरुआत करनी ना उसको सरकार खुद से इंसेंटिव दे। वो जैसे यहाँ पर पीएलए स्कीम निकाली गई है 13 अलग अलग सेक्टर्स के लिए, तो सरकार यहाँ पर इंसेंटिव देगी। अगर लिमिटेड जो यहाँ पर दायरे रखे हैं कि इतना प्रोडक्शन, इतनी वैल्यू के अगर आप प्रोडक्शन एक साल में कर लेते तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा आपकी प्रोडक्शन के 4% के हिसाब से, 6% के हिसाब से। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात करेंगे इंसेंटिव ग्रो जॉइंट वेंचर्स को, जो भी फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे भारतीय कंपनीज बनाएंगी इन दिस एरिया विल एनेबल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स टू डेवलप कोर कॉम्पिटेंसीज विद हायर प्रायोरिटी सिस्टम। तो हाई प्रायोरिटी सिस्टम के साथ अच्छी कॉम्पिटेंसीज यहाँ पर बनाई जाए, जो हमारे यहाँ पर प्लेयर्स होंगे तो उनको इतना सशक्त करें हम। एंड मोर कंसिस्टेंट प्रोक्योरमेंट बिल्ट ऑन फर्म लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स कमिटमेंट विल अट्रैक्ट मोर एफडीआई। जितनी यहाँ पर कंसिस्टेंसी यहाँ पर दिखाई जाएगी खरीद में, सरकार खरीद कर रही है अभी, जब ये बनाकर रख देंगे सरकार खरीदेगी तो यहाँ पर जितनी भी लॉन्ग टर्म ऑर्डर कमिटमेंट्स भारत सरकार रखेगी तो उसी के हिसाब से एफडीआई उतनी ज्यादा आएगी भारत में, उतनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी कि सरकार खरीदती है भाई, आप लगाओ भारत में अगर प्लान। जितना यहाँ पर गहरा करते जाएंगे डिफेंस पार्टनरशिप्स को, जितने भी रीजनल पार्टनर्स हैं उनके साथ, विल आल्सो जनरेट एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज एंड कॉस्ट सेविंग्स फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। तो बड़े पैमाने पर जो है इकोनॉमिक्स के साथ आप जो है आप बातचीत अपना व्यापार कर सकेंगे फ्यूचर में। तो ये सिनेरियो पूरा बन जाएगा आपके सामने। एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज काफी बढ़ेंगी अगर सही तरीके से नए पार्टनर्स को, जो फॉरेन पार्टनर्स उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल बैंकिंग। तो फ्रैक्शनल बैंकिंग क्या होता है? एक सिस्टम ऑफ बैंकिंग इन विच बैंक्स मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व एसेट रेशियो in order to maintain adequate liquidity to meet the customer's cash demands in its everyday business। तो यहाँ पर SLR in India is a such provision। तो यहाँ पर SLR रेशो होती है, भारत में ये टर्म यूज की जाती है। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, फ्रैक्शनल बैंकिंग क्या है? मतलब फ्रैक्शनल बैंकिंग का मतलब है बैंकिंग प्रणाली का एक हिस्सा जहां पर जो बैंक होते हैं तो यहाँ पर मिनिमम रिजर्व जो पैसा जो है ना उसको यहाँ पर रिजर्व में रखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो एडिक्वेट लिक्विडिटी जो रेशो होती है उसको मेंटेन करने के लिए। तो इसका मतलब वही है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं कि आपने किसी बैंक में अपना पैसा जमा करवाया, ठीक है, तो पैसा जमा करवाया तो आपकी मर्जी है, आपका सेविंग अकाउंट है तो आपने अगर आज जमा करवाया तो कल आप जाकर निकाल भी सकते हो, या महीने बाद जाकर जब चाहे आप निकाल सकते हो। तो उसी के चलते यहाँ पर कुछ पैसा जो है बैंकों को एक अलग से मिनिमम रिजर्व यहाँ पर ऐसे रखना पड़ता है कि जो डिपॉजिटर रखना पैसा जिन्होंने जमा करवाया है
कल को यहाँ पर वो कहे कि हमें हमारा पैसा वापस करो, तो वो वापस भी करना है। ओके, ये एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली में इसको, इस टर्म को यूज किया जाता है जहां पर एक मिनिमम रिजर्व एसेट बैंकों के द्वारा रखा जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है आज के लेक्चर का। कैसा लगा आपको लेक्चर? तो मैंने कल का और आज का दोनों को कवर किया है यहाँ पर। तो अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।